आप सभी के भीतर से भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं मॉड्यूल 3 लाया हूँ। किसका है ये? जियोटेक इंजीनियरिंग जो 1 है, अपना जो सब्जेक्ट है, उसमें मॉड्यूल 3 है और उसके हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, है ना। एंड चलिए उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, कैसे क्या न्यूमेरिकल्स हैं। सो जो भी फॉर्मूलेज़ हैं पहले मैं आपको वही बता दूंगा, जैसा रहता है हमेशा। फॉर्मूलेज़ जो यूज़ होंगे वो मैं बता दूंगा और फिर उसके बाद अपन एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में लेकिन ये बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक रिपीटिशन नहीं देखा गया है क्वेश्चंस का। एक दो बस क्वेश्चन बस रिपीट हुए हैं, तो मैं बोलूँगा ये तो आप अच्छे से याद कर लो। यदि कोई बुक है या कुछ है तो थोड़ा और प्रैक्टिस रहेगी तो अच्छा रहेगा, ज़रूरी नहीं कि रिपीट आए। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इस मॉड्यूल में क्या करना है, एक्चुअली हमको स्ट्रेस निकालना है ना। स्ट्रेस निकालेंगे हम। और कैसे स्ट्रेस निकालना, मान लो हम लोड लगाएंगे, मतलब सॉइल, एक जियोटेक हमारा सॉइल में चल रहा है तो हम लोड लगाएंगे और लोड लगाने के बाद क्या होगा, स्ट्रेस आएगा, है ना। लोड, जब हम किसी भी चीज़ में से लोड लगाओ गया तो नीचे स्ट्रेस डेवलप अब होगा। तो यही यहाँ पे बातें होंगी कि कहाँ पे कितना स्ट्रेस होगा, हमें ये स्ट्रेस निकालना है यहाँ पे, ठीक है। सॉइल के ऊपर ही काम चल रहा है ना। तो सबसे पहले जैसे आपको थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि ये जैसे कि हमारा ये है, क्यू हमारा लोड लग रहा है, ये हमारी मान लीजिए सॉइल है, सॉइल सरफेस, और क्यू हमारा लोड ऐसा लग रहा है। तो आप देखेंगे स्ट्रेस ऐसे यहाँ पे वेरी करता जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा ऐसा बढ़ेगा एक्चुअली स्ट्रेस। यहाँ पे एक्चुअली इस पॉइंट पे ज़्यादा रहेगा, फिर कम कम होते हुए वो नीचे कम होता जाएगा और थोड़ा साइड में फैलेगा भी। तो उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें ये पता चल गया कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, जब लोड लगेगा तो जो स्ट्रेस हमें निकालना है एक्चुअली अंदर ना सॉइल में, उसका काम है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हालांकि थोड़ा बस मैंने समझाया कि समझ में आए क्या कर रहे हैं। तो दो जन थे हमारे पास जिन्होंने थ्योरी यहाँ पे दी, मतलब कैसे हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो सिग्मा जेड, ठीक है, स्ट्रेस है ना, सिग्मा जेड स्ट्रेस है। सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू के बी क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। ये बॉशकिस थ्योरी है। मैं बॉशकिस बार बार नहीं बोल के बी थ्योरी बस बोल दूंगा तो आप समझ जाइए कि मैं इस थ्योरी की बात कर रहा हूँ। ये बॉशकिस थ्योरी यानी बी थ्योरी का वे है, ठीक है। तो इसमें अगर हमें सिग्मा मतलब स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो के बी अपॉन के बी इंटू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बताते हैं, टर्म्स के बारे में आपको बताना है तो हम बता देते हैं। के बी हमारा क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट के बी होता है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये बॉशकिस कांस्टेंट होता है, ठीक है, के बी जिसे हम बोलते हैं। एंड इस के बी का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, वो है 3/2 पाई, फिर यहाँ पे होल मतलब हमारे ब्रैकेट खोले 1/1 प्लस आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2, ठीक है। तो ये स्ट्रेस आया था, ठीक है। स्ट्रेस में के बी बाई क्यू जेड स्क्वायर था। के बी हमारे पास ये है तो हम के बी इसमें डाल देंगे सिंपली। तो ये हमारे पास ये होगी स्ट्रेस की आराम से वैल्यू। यहाँ पे मैंने ये लिखा नहीं है, ये ऐसा होगा, 2 मिनट। यहाँ पे ये हो जाएगा क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया सिग्मा जेड का। आप देख सकते हैं ना, ये के बी को हमने ये वाला पुट बस किया है सिंपली, और ये क्यू जेड सिंपली आप ध्यान से देखिए वही सब है, ठीक है। अब इसमें भी टर्म्स हमारे हैं। पहले हम टर्म्स के पहले हम आपको वेस्टरगार्ड थ्योरी का भी बस फॉर्मूला, क्योंकि सेम है तो सिमिलर हम बता देते हैं। वेस्टरगार्ड थ्योरी आप देखेंगे ये भी सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये के डब्ल्यू यूज़ हुआ है, ठीक है, जिसे वेस्टरगार्ड कॉन्स्टेंट जैसे हम बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे के भी यूज़ होता है, बस यहाँ पे के डब्ल्यू यूज़ हुआ है, बस इतना ही फ़र्क है। तो अब देख लो भाई के डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला है। के डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला दिख रहा है, 1/पाई, ठीक है। 1/पाई अपॉन में क्या है फिर, मतलब इंटू में चल रहा है, 1/1 प्लस 2r स्क्वायर जेड स्क्वायर की होल की पावर 3/2, ठीक है। ये हमारा ये आ गया। लर्न करने का थोड़ा सा मैं सिंपल वे बता सकता हूँ। अगर आपने के बी याद किया है, यदि हमने के बी याद कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को इधर पे रिप्लेस करा दो। क्या बोला, 3 को इधर पे रिप्लेस करा दो और 2 को इधर पे यहाँ घुसेड़ दो, बस। तो वो आपका के डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ना, 3 अगर हम ऊपर घुसेड़ देंगे तो हो गया, और 2 अगर हम यहाँ घुसेड़ देंगे तो ये हो गया सिंपली। तो ये हमारा के डब्ल्यू आ जाएगा, और बस के डब्ल्यू को ऊपर पुट कर दो तो सिग्मा जेड हमारा ये फॉर्मूला पूरा बन गया, ठीक है। मतलब सिग्मा जेड यही है एक्चुअली, कोई बात नहीं है। तो के डब्ल्यू क्योंकि बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो जाता, क्या होता, तो सिंपली ये के डब्ल्यू हुआ, मैंने यहाँ पे पुट किया है बस। और ये हमारा सिग्मा जेड की वैल्यू होगी 1/पाई 1 प्लस 2r स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3/2 क्यू अपॉन जेड स्क्वायर,
ये सिंपल सा था। वेस्टरगार्ड थ्योरी से स्ट्रेस निकालने का होगा तो हम ये यूज़ करेंगे, और बोर्शियस थ्योरी से निकालने पे ये। फॉर्मूले थोड़े कठिन लग रहे होंगे स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा पावर है, बट बार बार 1-2 बार रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम अच्छा देना है तो 1-2 बार रिवाइज़ करेंगे, हो जाएगा। इसमें मैंने अभी आपको टर्म्स के भी तो मैंने बता दिया था, Q और Z हमारा बचा है, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले में Q और Z हमारा बचा है, K भी हमने बता दिया, KW भी बता दिया। सो यहाँ पे आप Q देखेंगे, Q हमारा क्या होता है, Q हमारा कुछ नहीं होता है, लोड होता है, ठीक है, लोड, ठीक है, याद रखिएगा लोड। और स्पेसिफिकली हम आपको बताएं तो ये तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड या कॉन्सेंट्रिक लोड, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक, बस मतलब एक ही पॉइंट में लगता है जो, उस लोड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो Q हमारा ये हो गया, ठीक है, लोड हो गया, या कॉन्सेंट्रिक बोले तो कॉन्सेंट्रिक। एंड Z जो हम बोले थे, Z हमारी क्या होती है, Z हमारी होती है डेप्थ, यहाँ से यहाँ तक जो हमारी डेप्थ आएगी, ठीक है, Z क्या होगी, डेप्थ, याद रखिएगा, ठीक है, Z हमारी क्या हो जाएगी, डेप्थ। एंड ये हो गया। अब R की हम बात बताएं आपको, ठीक है, R भी आया था, यूज़ हुआ था फॉर्मूले में, आप देखेंगे ये यहाँ पे R यूज़ हुआ है। ये क्या है भाई साहब, R अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली ये मैं, आप ध्यान से देखोगे, इतना याद रखो आप तो, R क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस होता है R, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस होता है, और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² + y² भी लिखा जा सकता है। एक तो रेडियल डिस्टेंस भी होता है और x² + y², ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। स्पेसिफिकली R आप ध्यान से देखेंगे, अगर ध्यान से देखें, जैसे मान लो ये सामने ऐसा विजुलाइज कर पा रहे हैं, ऐसा सॉइल के ऊपर हम लोड लगा रहे हैं, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, सेक्शन व्यू हम बोले, मतलब फ्रंट व्यू टाइप का बोल सकते हैं। तो ऐसा लोड ऊपर लग रहा है और ये R ये डिस्टेंस है, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस R, ओके। और यहाँ पे मान लो ये सिग्मा Z जहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जहाँ पे भी हम सिग्मा Z कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, मतलब ये वाली जो दूरी है ये R है, ठीक है, ज़्यादा परेशान मत होइए, रेडियस ही है, मतलब रेडियल टाइप का, ठीक है। और इसका यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखो अब मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ, टॉप व्यू अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये R मैंने लिया, ये R मैंने यहाँ से लिया था, ये R, ठीक है, और ये यहाँ तक जा रहा था, ये यहाँ तक जा रहा था, ये सिग्मा Z था, ये सिग्मा Z, ठीक है। और ये देखिए अब ये डेप्थ है, ध्यान से देखिए, Z डेप्थ है, ये Z डेप्थ है, ठीक है। तो ये हमने ऊपर का व्यू लिया है विजुअलाइजेशन के लिए, अगर आप समझ पाएँ तो। ये देखो Q यहाँ पे लोड लग रहा है, ठीक है, R हमारा ऐसा डिस्टेंस है, ऊपर से देखो तो R ऐसा डिस्टेंस है एक्चुअली ना, यहाँ पे तो आपको फ्रंट व्यू में ऐसा दिख रहा है, बट R ऐसा डिस्टेंस है। नीचे इसके एकदम नीचे हम यहाँ पे सिग्मा Z कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सिग्मा Z कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड ये Q हमारा मतलब ये Z हमारी डेप्थ है, ठीक है। चीज़ें हम आपको लिख देते हैं जिससे आप भूलेंगे नहीं, है ना। R हमारा लिख सकते हैं आप, या रेडियल डिस्टेंस बोलें, या फिर ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, तो R = ये अपना x² + y², ओके। R की बात Q देखेंगे, Q क्या है, Q लोड है, पॉइंट लोड भी बोल सकते हैं, जैसे हम कंसनट्रेटेड लोड कुछ भी बोलें, पॉइंट लोड बोल दो। कंसनट्रेटेड लोड मतलब कि एक ही पॉइंट में लग रहा है ना, पॉइंट लोड बोल दो, सीधे पॉइंट लोड है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। Z हमारी क्या थी, डेप्थ हमने बताया, ठीक है। और हमारे पास अब क्या बच रहा है भाई साहब, और कुछ बच रहा है क्या फॉर्मूला में, R हमने बता दिया, Z बता दिया आपको, ठीक है। KB हमने, KB भी लिख लो भाई, कौन, ठीक है, KB आप समझ जाएंगे, KB क्या होगा, बोर्शनियर्स कांस्टेंट, और KW क्या होगा, वेस्टरगार्ड्स कांस्टेंट, ठीक है, ये हुआ। तो KB KW मैंने बताया, फिर भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट और आप समझ जाएंगे। KB = हम क्या बोले हैं, बोर्शनियर, स्पेलिंग भी मेरे को याद नहीं अच्छे से, बोर्शनियर्स इन्फ्लुएंस फैक्टर, ठीक है। KB ये हो जाएगा और KW हो जाएगा इन्फ्लुएंस फैक्टर, ठीक है। बात कोई कांस्टेंट टाइप की है ये, इससे घबराने की बात है नहीं, है ना। ऐसे ही हमारा जो वेस्टरगार्ड है, यहाँ पे बस वेस्टरगार्ड लिख दिए, वेस्टरगार्ड इन्फ्लुएंस फैक्टर, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है जल्दी नहीं हो रही है, पर आप आराम से देखेंगे, है ना, तो आएगा समझ में आपको, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो फॉर्मूला था वो हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है। ये सिग्मा Z स्ट्रेस देखा, ठीक है, KB देखा, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम ही था, बस KW का फ़र्क हुआ, ठीक है। R/Z फार्मूला मैंने थोड़ा बताया, ठीक है, कैसे क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। 3 अंदर ऊपर पे जा रहा है तो 2 अंदर जा रहा है,
ये बातें करी हमने, और फिर ये फाइनल ये फार्मूला ये है, मेन तो फार्मूला ये याद होना चाहिए, ठीक है। सो ऐसा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और आर जेड और ये सब क्यू हमने यहाँ पे बता दिया आपको, आर जेड क्यू डब्ल्यू क्या है, सब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर ही हो जाएगा आपको, है ना, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बाकी अब एक और कुछ फॉर्मूले देखते हैं क्या है भाई साहब। अब मान लीजिए वर्टिकल प्रेशर क्या है, वर्टिकल प्रेशर बिलो द कॉर्नर ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड रेक्टेंगुलर एरिया। मतलब कि अगर रेक्टेंगुलर एरिया की बात कर रहे हैं, है ना, और उसमें यूनिफॉर्म लोड लग रहा है, यूनिफॉर्म लोड लग रहा है, ये क्यू अपॉन क्यू मतलब लग रहा है यूनिफॉर्म लोड, तब हमारा वर्टिकल प्रेशर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वही बात है, ठीक है। वही प्रेशर या स्ट्रेस एक ही बात करो, वही बात है। तो तब हम कैसे यहाँ पे मतलब कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला में क्या याद रखना है, सिग्मा जेड एट पी इक्वल्स टू के क्यू, ठीक है, सिग्मा जेड एट पी इज इक्वल्स टू के क्यू। अब ये क्या है भाई साहब, एट पी बोल रहे हैं, ठीक है। एट पी यानी कि क्या है एक्चुअली, इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ये रेक्टेंगुलर एरिया है, पहली बात रेक्टेंगुलर एरिया यूनिफॉर्मली लोडेड, मतलब पूरी तरह लोड हमारा हर जगह यूनिफॉर्मली लोडेड, ठीक है, हर जगह लोड जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कह सकते हैं, ठीक है, तो यूनिफॉर्म लोडेड है। तो यहाँ पे जब हम स्ट्रेस निकालेंगे, ये बात याद रखिएगा, इसमें जब हम स्ट्रेस निकालेंगे तो वो कॉर्नर पे निकलता है, यहाँ पे, ठीक है, इस कॉर्नर के जस्ट नीचे जो भी जेड डेप्थ होगी उसका मतलब जेड डेप्थ तक हम यहाँ तक चले जाएंगे, फिर यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, जेड डेप्थ पी पॉइंट है, तो वहाँ का जो स्ट्रेस है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्टिकल प्रेशर बिलो द कॉर्नर ऑफ यूनिफॉर्म लोडेड एरिया ये हम बता रहे हैं, तो इसमें ये फॉर्मूला याद रखिए आप, सिग्मा जेड जो होगा वो एट पी पे आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू के क्यू, ठीक है, के क्यू होता है। याद आपको क्या रखना है कि हम क्या निकाल रहे हैं, रेक्टेंगुलर अगर हमारा आता है तो हम कॉर्नर पे हम निकलता है स्ट्रेस, कहाँ पे, कॉर्नर पे निकलेगा कुछ जेड डेप्थ पे, ठीक है, जेड डेप्थ पे हम कॉर्नर पे कुछ जेड डेप्थ पे स्ट्रेस निकालते हैं, ठीक है, कॉर्नर पे कुछ जेड डेप्थ पे हम ये स्ट्रेस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे के क्या है, इन्फ्लुएंस फैक्टर है, ठीक है, यहाँ पे के इन्फ्लुएंस फैक्टर है। के क्या है भाई, देखें, के इन्फ्लुएंस फैक्टर है, तो के का भी बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, ये थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, मेरे को भी याद करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी गई, बट एक दो बार वही देखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई टू में इंटू एम एन रूट ए अपॉन में ए प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू में ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस टेन इनवर्स 2mn रूट ओवर ए माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर। वैसे तो मैं सही बताऊं, मैंने जो पढ़ा ये वाला फॉर्मूला बहुत ही कम ही यूज़ होगा, मतलब एटमोस्ट मेरे हिसाब से नहीं, बट एक PYQ में यूज़ हुआ है इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है। बाकी इसकी टेबल दी रहती है एक्चुअली अपन को, वो भी हम देखेंगे, वो उससे ही दिया रहता है, क्योंकि इतना याद मुश्किल हो जाता है याद करना। चलो फिर भी ठीक है भाई, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, मैंने लिख दिया इसलिए भाई याद कर लो। ए क्या है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ए क्या है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 है ए, ठीक है। हम इस फॉर्म में से गए, के क्या होता है, ये होता है, अब के के अंदर ए यूज़ हुआ तो ए होता है एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 1। अब भाई एम और एन भी क्या है ये भी देखना पड़ेगा, एम क्या है, ब्रेथ अपॉन जेड, ब्रेथ अपॉन जेड, जेड यानी कि डेप्थ हुआ, मतलब ब्रेथ अपॉन डेप्थ, और ये लेंथ अपॉन डेप्थ, मतलब लेंथ है एल और डेप्थ हमारी जेड है, ठीक है, ये जेड डेप्थ पे हम निकाल रहे हैं, तो ये एम और एन हुए, इस तरीके से ये हमारा होगा, ठीक है। ये रेक्टेंगल का ब्रेड्थ हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल का ब्रेड्थ, रेक्टेंगल का लेंथ, ठीक है, और जेड डेप्थ पे है तो जेड डिवाइड कर दिया हमने सिंपली, तो ये हमारा आ गया। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने कुछ नहीं है फॉर्मूला, ये वाला लेकिन फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, ये ज़रूरी है, इसको तो याद ही रखिएगा, क्योंकि यदि टेबल आती है तो हमें ये तो याद पता होना चाहिए, हम बताएंगे अभी आपको। ये वाला याद रखिए, फिर इसमें के इन्फ्लुएंस फैक्टर होता है, ओके, के का ये होता है फॉर्मूला, थोड़ा याद रखना कठिन है बट ठीक है, 2mn रूट ओवर ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस दिस पूरा याद रखिए, ठीक है। पर हाँ मेन बात ये याद रखिए, ठीक है, ए हमारा होता है एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 1, यदि हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ए पता होना चाहिए, एम भी और एन भी पता होना चाहिए, तो एम है B/Z L/Z। फिर भी लेकिन एम को अच्छे से याद रखिए, एम और जेड जब अगर हमें टेबल दी रहेगी, याद सुनिए ध्यान से, यदि हमें टेबल दी रहेगी तो हमें m और n तो निकालना ही पड़ेगा, टेबल अगर दी है तब भी हमें m और n तो निकालना ही पड़ता है,
ठीक है। तो याद रखिए एम और एन ज़रूर से याद रखिए, और स्ट्रेस का ये वाला फॉर्मूला भी याद रखिए, जिसमें के हमारा क्या होता है वो इन्फ्लुएंस फैक्टर, टेबल से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्यू हमारा क्या रहेगा, क्यू हमारा क्या रहेगा, लोड, लोड स्ट्रेस प्रेशर जो भी रहेगा वो हम क्यू हमें यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा ये एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो वर्टिकल प्रेशर अंडर अ सर्कुलर लोडेड एरिया, क्या है, वर्टिकल प्रेशर अंडर अ सर्कुलर लोडेड एरिया। अब मान लो मतलब कि एक्चुअली आप समझ रहे हैं, हम ऊपर से क्या कर रहे हैं, एक्चुअली प्रेशर लगा रहे हैं, है ना, सॉइल पे। तो अगर मान लो हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर वो सर्कल हुआ, सर्कल, और तब हम ऐसे सॉइल को दबा रहे हैं, ठीक है, तब क्या स्ट्रेस होगा उसकी यहाँ पे बात हुई, ठीक है। थोड़ा मैं आपको थोड़ा सा सोच रहा हूँ फील भी आए। तो जैसे ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा हमारा, ऊपर वाले में यहाँ पे क्या था, रेक्टेंगुलर होगा, है ना, मतलब जो लोड हम ऐसे दबा रहे होंगे तो वो जो यहाँ पे मतलब नीचे दब रहा होगा तो वो ऐसा आप समझ रहे होंगे कि अपना रेक्टेंगल शेप का होगा, और फिर हम रेक्टेंगल से दबा रहे होंगे तो सॉइल नीचे दब रही होगी, फिर हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं, तो यही यहीं पे चल रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लो आप क्या है, सर्कलर, है ना, तो तब हमें स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला याद रखना है। तो देखो वहाँ पे भी बी थ्योरी मतलब वही बोल्ट्जमैन थ्योरी से हमें स्ट्रेस की वैल्यू निकालने आती है, ठीक है, और वेस्टरगार्ड से भी। तो बोल्ट्जमैन थ्योरी में आपको क्या देखना है, 1 - 1/1 + r² z² की होल पावर 3/2 इंटू में क्यू, ठीक है। और सिग्मा जेड जब हम वेस्टरगार्ड थ्योरी लगा रहे हैं तो 1 - 1/1 + 2r² z² की पावर हाफ क्यू। थोड़ा सा मैं ये मानूंगा कि यहाँ पे थोड़े से ट्रिकी फॉर्मूलेज हैं, है ना, फॉर्मूलेबाजी सही में बहुत ज़्यादा ही है, बट यदि याद होता है तो आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे, है ना। तो या तो आप थ्योरी के क्वेश्चन याद करिए या फॉर्मूले कर लीजिए, तो जैसी आपकी मर्ज़ी। तो सिग्मा जेड क्या हुआ, 1 - 1/1 + r² z² की पावर 3/2 होल में इंटू क्यू, क्यू हमारी लोड इंटेंसिटी है ना। और सिग्मा जेड यहाँ पे क्या होगा, 1 - 1/1 + 2r² z² की पावर का मतलब रूट है, ये हाफ है पावर, इंटू में क्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन आया एक बार। तो वैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसा रिपीटेड टाइप की चीज़ें नहीं हो रही, बट ये पक्का न्यूमेरिकल एक तो आएगा इस टॉपिक से, तो क्योंकि टॉपिक मेरे को लग रहा है हर बार आता ही है, बट अलग अलग प्रकार से थोड़ा पूछा है और कभी कुछ, तो कोई बात नहीं, हम देख सकते हैं। तो ध्यान से आप देखिए, अब हम करते हैं थोड़े से इसके PYQs, है ना, जितने भी PYQs आए अब हम वो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो PYQ आया भाई देखते हैं, अप्रैल 2025 का है, ठीक है, अप्रैल 2025 का है। कौन सा क्वेश्चन है आपको बताते हैं। अप्रैल 2025 का ये क्वेश्चन है, मॉड्यूल 3 का है, बी, है ना। मॉड्यूल 3 का बी पार्ट देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया, सिंपली यार आराम से हम सब कुछ कर सकते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अ पॉइंट लोड ऑफ 22.5 किलोन्यूटन is applied on a surface of homogeneous semi-infinite solid mass. Using Boschni's theory, calculate the vertical stress at a depth of 15 meters. ठीक है, सिंपल सब कुछ ना। तो डेप्थ हमें 15 मीटर्स है, लोड हमारा वही पॉइंट लोड या क्यू बोले वो हमें दिया है, ठीक है, ये सब। और हमें क्या निकालना है, वही बोस्नियस थ्योरी से हमें स्ट्रेस निकालना है। दो मतलब दो जगह, कहाँ पे, एक तो डायरेक्टली बिलो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। तो थोड़ा सा यदि आपने ध्यान से सुना होगा, और हाँ एक बात, अब जैसे आपने फॉर्मूले एक बार देख लिया, आप कोशिश करिए खुद अप्लाई करिए, है ना। और वीडियो तो आप देख ही लेंगे, तो पॉज करके एक बार खुद कोशिश करिएगा, जिससे मतलब बैठता है दिमाग में फॉर्मूला और क्या है, ठीक है, क्या गलती करी, तो ठीक है, आपके पास वो फैसिलिटी है, पॉज करिए एक बार, खुद करिए, नहीं बनता है तो यहाँ देखिए। ये मैं इसलिए बोलता हूँ जिससे क्वेश्चन इसमें बैठता है दिमाग में, नहीं तो इसमें सोल्यूशन बस देख लोगे तो नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया कोई बात नहीं। चलिए हम कर रहे थे क्वेश्चन में क्या क्या है देखते हैं। जो चीज़ें पहले वो गिवन हम लिख लेते हैं आराम से हमें। तो क्यू हमें दिया है, पॉइंट लोड कितना है 22.5 किलो न्यूटन, ठीक है। डेप्थ हमारा z है, तो z हमें 15 मीटर दिया है, ठीक है। अब हमें निकालना है डायरेक्टली, पहला हम देखते हैं, ठीक है।
डायरेक्टली बिलो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, डायरेक्टली बिलो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो पहले हम बॉयशनियर्स थ्योरी देख लें, है ना, क्या होता है फॉर्मूला बॉयशनियर्स थ्योरी में। वहाँ से हम आपको बताते हैं एक चीज़ क्या हमारी अभी कमी में जा रही है, 1/1 प्लस आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2 क्यू इंटू जेड स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। बाय दिस वी विल बी डूइंग, ठीक है। लिखने का आप थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। तो ये हमारा बॉयशनियर्स थ्योरी, ऐसा लिख लीजिएगा, बाय बॉयशनियर्स थ्योरी, ठीक है। ये अब देखिएगा, इसमें हमें क्या मिल गया, क्यू हमें मिल गया, जेड मिल गया, आर की बात अभी बाकी है। आर वहीं पे आपको समझना पड़ेगा, कैसे, डायरेक्टली बिलो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे हमने आपको डायग्राम बताया था ना, ये ऐसा क्यू लगता है, ठीक है, क्यू यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आर की वैल्यू है, आप देखिए यहाँ से आर हमारा कैलकुलेट होता है एक्चुअली, है ना, यहाँ से, बट डायरेक्टली इसके ही बिलो हमें निकालना है। मतलब आप देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे रेडियस ही नहीं है ना, इधर आता, इधर जाते तो रेडियस आने लगता है ना, इधर जाते तो कोई वैल्यू आती है ना, बट हम इधर जा ही नहीं रहे। वो तो बोले सीधे पॉइंट के नीचे ही लेना है आपको, मतलब स्ट्रेस यहाँ कहीं हमें कहीं भी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से 15 मीटर हमें जाना है, डेप्थ उसने बोला है 15 मीटर, तो ये 15 मीटर हम नीचे गए और यहाँ पे हमें कैलकुलेट, तो आर आप देखिए, आर है ही नहीं, मतलब नो डिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया था। ये थोड़ा इमेजिन करिए आप, यहाँ पे देखिए 15 मीटर डेप्थ आई, ठीक है। तो इसमें इस पॉइंट पे हमें निकालना है डायरेक्टली नीचे, ठीक है, कोई साइड में जा ही नहीं रहे, मतलब कि साइड में नहीं जा रहे, मतलब आप ये थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ कि क्या बोल रहा हूँ मैं, कि इस पॉइंट के ही यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि इसके ही यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ कहीं हम साइड में नहीं जा रहे, अगर साइड में जाते तो कुछ आर होता, ठीक है। मतलब ये पॉइंट लगा और इसी के जस्ट हम नीचे यहाँ चले गए, मतलब यहाँ पे ऐसे भग के हम यहाँ नीचे नहीं जा रहे हैं, समझिएगा। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि अच्छे से आपको समझ में आए, बट समझाने वाला काम तो वो आपका मन ही है, समझ में आ गया तो अच्छा है। तो यहाँ पे एक्चुअली आर क्या है, अब याद नहीं हो तो अगर यही क्वेश्चन आएगा और नहीं पता तो आर को 0 पुट कर दो, मैं यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। रेडियस है ही नहीं एक्चुअली, तो 0 हो जाएगा आर, ठीक है। तो आर हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे आर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं आर बाय जेड हमारा रेशो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं के डब्ल्यू, जो हमारा क्या होता है 3/2 पाई 1 + 1 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2, ठीक है। तो ये टर्म हमारा क्या जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना, आर बाय जेड 0 हो रहा है क्योंकि आर ही 0 है, जेड 15 है बट आर 0 है, तो आर बाय जेड 0। तो के डब्ल्यू हो जाएगा 3/2 पाई 1 + 0 अपॉन की पावर 5/2, ठीक है। तो के भी हमारा निकल के जो आ रहा है वो 3/2 पाई बस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है क्या होता है, सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू इंटू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हम क्या लिख देंगे, अब चीज़ नेक्स्ट पढ़ने में अच्छे से दिखाता हूँ मैं आपको। के डब्ल्यू हमारा जो आ जाएगा, सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू इंटू में क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। के डब्ल्यू आ रहा है 3/2 पाई, ठीक है। क्यू हमारा लोड था भाई, लोड क्या था 22.5 किलो न्यूटन, है ना। जेड हमारी डेप्थ थी, ठीक है 15 मीटर, ये हमने किया स्क्वायर, ये आ जाएगा सिग्मा जेड। इस तरह से हमारा सिग्मा जेड आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर तो आपको रखना ही है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा जेड आ जाएगा आपके पास, आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। सिग्मा जेड जो आपके पास आएगा वो 0.0477 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सिग्मा जेड आ गया, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम करते हैं इसी में। देखो सेकंड प्रॉब्लम भी सेम ही है, ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं इसमें भी, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, अब देखो बोलता है एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 7.5 मीटर फ्रॉम द पॉइंट। अब देखो पॉइंट से 7.5 मीटर, ये देखो ये पॉइंट यहाँ था, क्यू पॉइंट यहाँ पे लग रहा था। अब बोलता है यहाँ से आपको कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 7.5 लेना है, अरे सॉरी क्यू यहाँ पे लग रहा था, अब बोलता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 7.5,
ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 7.5 मीटर, ठीक है। डेप्थ तो हमारी कितनी है 15, मतलब यहाँ से ये गए और यहाँ से हम 15 तक चल जाएंगे तो यहाँ पे कहीं होगा 15 मीटर नीचे का। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हमारा है ना, या जैसे हम रेडियल डिस्टेंस बार बार बोल रहे थे, यही आर है हमारा, ठीक है। रेडियल डिस्टेंस बोले या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे बता दिया उन्हें, तो हॉरिजॉन्टल याद रखिए आप, है ना। आर हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या रेडियल डिस्टेंस, तो ये आर हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व, ठीक है। सो आर बाय जेड क्या होगा इस बार, आर हमारा 7.5 है और ये 15 है, ये जाएगा 0.5, ठीक है। आर बाय जेड इज इक्वल्स टू 0.5। और अब बस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सिग्मा जेड हमें पता है क्या होता है, के डब्ल्यू इंटू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। अब सिग्मा जेड, के डब्ल्यू हम क्या लिखेंगे, के डब्ल्यू को हम लिखते हैं 3/2 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर पावर 5/2 क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। बस अब हमें फुल पुट कर देना चीज़ों को, ठीक है। 3/2 अपॉन 1 प्लस आर जेड का रेशो ये है तो ये 0.5 आ गया, 5/2 क्यू है 22.5 किलो न्यूटन, जेड हमारा है 15 मीटर, ठीक है 15, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर जो आपका आएगा वो मैं बता देता हूँ 0.0273 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर। यहाँ पे बस मेरे को ऐसा लगा रहा है कि आपको कहाँ दिक्कत गई होगी, बस आर की बात होगी, तो डायरेक्टली जब पॉइंट उसी के जस्ट नीचे हो जाता तो आर 0, ठीक है, याद रखो। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर बोल रहा है मतलब वही रेडियल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल मतलब थोड़ा सा शिफ्ट करके हम देख रहे हैं, थोड़ा सा जहाँ पे पॉइंट मतलब जहाँ पे हमारा लोड लग रहा है वहाँ पे नहीं, थोड़ा सा खिसक जा रहे हैं, तो वही हमारी आर हो रही है, तो आर हमारा 7.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें होगी, बाकी तो फॉर्मूला अगर आपको क्लियर होगा तो फटाक से आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और नहीं हो अगर आपको फॉर्मूला याद करके लिख के जाओ, कुछ तो नंबर मिलेंगे, है ना, नंबर बटोरना है हमको। तो अब हम करते हैं इसी के बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, थोड़े अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, है ना, तो देखेंगे अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कौन सा है क्वेश्चन, नवंबर 2024 का है ये, है ना। ये 2 बार रिपीट हुआ है जहाँ तक ये क्वेश्चन आप देखेंगे ना, बाद में एक और बार भी आया, नवंबर 2024 का ये रहा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, देखो, मेंशन द अजम्पशन यूज बाय बॉश, ये तो आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, तो ये आप देख लीजिएगा। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन एलिवेटेड स्ट्रक्चर विद अ टोटल वेट ऑफ 10,000 किलो न्यूटन इज सपोर्टेड ऑन अ टावर विथ 4 लेग्स, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, सरल है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। Elevated structure with a total weight of 10,000 kilonewton is supported on a tower with 4 legs. The legs rest on piers located at the corner of a square 6 meter on a side. ठीक है, थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। What is the vertical stress increment due to this load at a point 7 meter beneath the center of the structure? यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, क्या लोडिंग हो रही है, थोड़ा इसमें अगर आप क्लियर कर लेंगे तो अब आसानी से आप कर पाएंगे चीज़ों को, है ना। तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। कॉपी को ऐसे ही करना पड़ेगा बिकॉज पूरी लेंथ आ नहीं रही कॉपी की। तो यहाँ पे हम आपको क्या बता रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन को अगर ध्यान से हम देखें, अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें, एन एलिवेटेड स्ट्रक्चर विद द टोटल वेट ऑफ 10,000, एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर है जिसका वेट कितना है 10,000 किलो न्यूटन इसका वेट है, सपोर्टेड ऑन अ टावर विथ 4 लेग्स। देखो, तो ये हमारा कोई स्ट्रक्चर होगा, ये होगा हमारा कोई स्ट्रक्चर, है ना। 10,000, 2 मिनट रुकिए, थोड़ा सा पन्ने बदल लेते हैं अपन, है ना, पन्ने बदल लेते हैं। चलिए, सॉरी फॉर द लेट वर्क। तो यहाँ पे हमें क्या बोला था, ये बोला था एन एलिवेटेड स्ट्रक्चर ऑफ 10,000 वेट है उसका, तो और वो 4 लेग्स पे सपोर्टेड ऑन अ टावर विद 4 लेग, मतलब ये 4 लेग्स पे ऐसा होगा, समझ पा रहे होंगे आप। देखो, ये 4 लेग्स होंगे, 1 2 3 एंड
4, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा क्या रखा है, 10,000 किलो न्यूटन का जो वेट है वो लग रहा है, ठीक है, ये है। और ये जो है ना ये स्क्वायर है एक्चुअली, यहाँ पे आप पढ़ेंगे ना लाइन लिखा है द लेग्स रेस्ट ऑन अ पेयर्स, ये देखो द लेग्स 4 लेग्स है और लेग्स रेस्ट ऑन अ पेयर्स लोकेटेड अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर होगा हमारा, हमने रेक्टेंगल बता दिया, सॉरी, ये स्क्वायर होगा बट, और ये इस पे ये रेस्ट कर रहा है, 10,000 किलो न्यूटन का वेट इस स्क्वायर पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये इसके ये लेग्स हैं, ठीक है, लेग्स पे, ठीक है। और स्क्वायर की हमें साइड दी गई है 6 मीटर, फैम नॉट रॉन्ग, यस 6 मीटर हमें दी है, ठीक है। अब देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको तो हम समझ गए, ठीक है, ये ऐसा कुछ है, ठीक है। यहाँ से हम क्यू निकाल लेंगे, लेकिन याद रखिएगा क्यू अभी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे हम निकाल रहे हैं। आगे का हम पढ़ें तो हम देख रहे थे द लेग दिस व्हाट इज द वर्टिकल स्ट्रेस इंक्रीमेंट ड्यू टू द लोड एट अ पॉइंट 7 मीटर बीनीथ द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर। बीनीथ दी 7 मतलब z हमारा 7 है, ठीक है, और z हमारा 7 है, ठीक है। और r के बारे में तो पता ही नहीं है क्या है r, है ना, उसको ही हमें यहाँ पे हल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आप क्या है क्वेश्चन में, ये हमारा, सॉरी यार मैं पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, गलती हो रही है, ये हमारा है स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 4 पे एक्चुअली आप समझ रहे हो, आप थोड़ा विजुलाइज करो, अगर मान लो जैसे खटिया होती है ना अपने यहाँ, खटिया या पलंग बोले तो पलंग जैसा खेले यहाँ पे, है ना, पलंग या खटिया बोले तो उसको अपन ने सॉइल में रख दिया है और उसके ऊपर ही क्या लगा है, 10,000 का ऊपर वेट लग रहा है। तो आप सोचिए कि अब प्रेशर क्या मार रहा होगा, मतलब सॉइल पे प्रेशर क्या मारा होगा, ये अपनी जो पलंग के जो पाए होंगे ना, है ना, ठीक है, तो ये सॉइल पे अब प्रेशर मार रहे होंगे, है ना, समझ रहे होंगे आप, तो मतलब ये अब लोड लगा रहे होंगे, समझ पा रहे हो आप अगर, है ना। तो हमने पलंग के ऊपर कुछ 10,000 किलो न्यूटन का कुछ रख दिया है, तो फोर्स मतलब जो प्रेशर लगा रहा होगा सॉइल पे वो उसके जो पाए हैं, क्योंकि वो सॉइल के ऊपर रखा है मान लीजिए ऐसा है, तो वो पाए लगा रहे होंगे, तो हर एक पॉइंट में आप सोचेंगे ऐसा ऐसा लोड लग रहा होगा। और अब हमें पता है टोटल लोड हमारा कितना है, 10,000 है हमारा टोटल लोड, ठीक है, 10,000 किलो न्यूटन टोटल लोड है। तो अब हर एक पॉइंट में कितना लग रहा होगा, ये तो आप निकाल ही सकते हैं भैया। अब 4 पॉइंट में कितना लग रहा होगा, इन चारों में, ठीक है, इन चारों में हम बात कर रहे हैं, उसको करो डिवाइड बाय 4, ठीक है, तो ये आ गया 2500, है ना, किलो न्यूटन। समझ पा रहे हैं ना, मतलब हर एक का जो यहाँ पे लोड लग रहा होगा वो 25 किलो न्यूटन का लग रहा होगा, ठीक है, ये 25 किलो न्यूटन लगता है। तो ये हमारा क्या होगा एक्चुअली, ये हमारा लोडिंग की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हमें कहाँ पे निकालना था, वो बोला था वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू बीनीथ द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के सेंटर में हमें लगाना है, ठीक है, कहाँ पे, व्हाट इज द वर्टिकल स्ट्रेस इंक्रीमेंट ड्यू टू पॉइंट लोड 7 मीटर बीनीथ द सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर। अब सेंटर यानी कि देखिए ये सॉइल की बात है, यहाँ पे ये सॉइल जल्दी मान लो यहाँ सेंटर पे हमें निकालना है ना, ये पलंग यहाँ पे सॉइल पे रखा होगा, ठीक है, पलंग मतलब बोल रहा हूँ मैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर रखा होगा सॉइल के ऊपर, तो यहाँ पे मतलब ये जो लग रहा होगा सेंटर पे निकालना है सिंपली, है ना। तो अब हमें सेंटर पे निकालना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हम ऊपर से देख रहे हैं, अगर हम नीचे ऐसे देखें तो ये ऐसा पॉइंट लोड किसी एक लोड की बात करते हैं, 25 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या होगा, अब हमारा दिस इज़ नॉट बट आर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसे हम बोले हैं, रेडियल डिस्टेंस आर, ये अब हमारे यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट लोड हमारा यहाँ पे इतना लग रहा है 25 किलो न्यूटन का, और जो आर होगा ये आर होगा यहाँ पे आर, ठीक है, ये आर होगा, और ये कुछ यहाँ पे जेड हमारी डेप्थ होगी, ठीक है, जेड हमें दिया है वैसे, इस पॉइंट पे हम स्ट्रेस निकालेंगे सिग्मा जेड। तो अब आप थोड़ा ध्यान से समझ पा रहे हो, इसको अलग करिए, ध्यान से आप समझिए, इस पॉइंट का इस यहाँ पे कुछ स्ट्रेस आ रहा होगा, ठीक है, इस पॉइंट का इस यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट का भी यहाँ पे आएगा, इसका भी यहाँ आएगा और इसका भी यहाँ आएगा, क्योंकि आप देखिए लोड तो सेम है और रेडियल डिस्टेंस भी क्या है, क्योंकि एक स्क्वायर है तो आर हमारा सेम ही रहेगा, आर हमारा सेम रहेगा, तो हम एक का निकालेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या बोला हमने कि यहाँ पे लोड लग रहे हैं 4, पहले तो 4 लोड टूट गए, समझ में आया। अब हमें सेंटर पे निकाला है, तो सेंटर पे निकाल मतलब ये जो रेडियल डिस्टेंस होगा, द डिस्टेंस है ना हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम बोलें, या डिस्टेंस उस पॉइंट से उस पॉइंट का, तो वो आर हो गया, ठीक है, ठीक है, वो आर हो गया। अब इस पॉइंट के द्वारा हमने यहाँ पे निकालेंगे, ऐसे इस लोड का भी यहाँ लगेगा, इसका भी यहाँ लगेगा और इसका भी यहाँ लगेगा, चारों का लग जाएगा, तो फिर हम
1 का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे तो होएगा, ठीक है। क्यू हमारा क्या है 2500 किलो न्यूटन, क्यू इज़ दिस। आर अभी हम निकालते हैं ना, जेड हमें दिया है, लेकिन जेड हमें क्या दिया है 7 मीटर, ठीक है। आर हमें निकालना पड़ेगा। आर कैसे निकालोगे भाई, अब स्क्वायर है, सिंपल सा है तो फॉर्मूला, ये आर निकालना है। गिवन है कि ये हमारा 6 है और ये भी हमारा 6 है, ठीक है। तो वही कर सकते हैं यहाँ पे, आप क्या कर सकते हैं भाई, ये डिस्टेंस ये राइट एंगल ट्राइंगल टाइप का होगा, है ना, सब तो पता होगा आपको। ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, बस तो कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल रूट आर। आर हमने कैलकुलेट कर लिया। आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3.535 मीटर, याद रखिएगा, ये हमारा आर आ गया। समझ में आया रेडियल डिस्टेंस कैसे निकालें, स्क्वायर है सिंपली, ये डिस्टेंस जो होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेस निकालने की बात हम बस करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस कैसे निकलता है, तो स्ट्रेस के लिए हमें पता है सिग्मा, पहले सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे कोई बोशनियस थ्योरी से ही हम यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला तो नहीं, बट हम बोशनियस ही करेंगे क्योंकि वो बोशनियस का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बोशनियस बोलता है, फिर एक स्ट्रक्चर दिया है, तो वही बात आ रही है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं बोशनियस थ्योरी से, तो ये के बी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। के बी के लिए आर बाय जेड, ठीक है, आर बाय जेड देख लें। आर बाय जेड क्या है हमारा, आर हमारे पास है 3.535 है ना, जेड हमारी 7 है। तो आर बाय जेड हमारा जो वैल्यू हो जाएगी वो आएगी आपकी 0.505, ठीक है। आर बाय जेड की वैल्यू आ गई। सो के बी निकाल लेते हैं हम, के बी इज इक्वल्स टू 2/3 पाई 1 + 1 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। इसको लिखेंगे 2/3 पाई 1 + 1 आर बाय जेड का स्क्वायर हो जाएगा ना, याद देखिए आर बाय जेड, ठीक है, ये मतलब होल स्क्वायर में होगा, समझ रहे, मैं ये बोल रहा हूँ आर बाय जेड का होल स्क्वायर, ऐसे ही है, ऐसा है ना। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया एंड 5/2, ओके, ठीक है, ये हमने लिखा। तो के बी हमारा आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये के बी हो जाएगा, ये के बी हमने निकाल लिया, बस ये हमारा के बी है। और ये सिग्मा जेड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू के बी ये है 2/3 पाई 1 + 1.505 का होल स्क्वायर की पावर 5/2 और क्यू बाय जेड स्क्वायर, क्यू हमारा है 2500 किलो न्यूटन इंटू में 7, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हमने सिंगल वाला भी हम निकाल रहे हैं, एक्चुअली सिंगल पॉइंट लोड के द्वारा बस निकाल रहे हैं, आप देखेंगे। तो इसका सिग्मा जेड का जो आपको वैल्यू आएगा वो आएगा 13.82 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आपकी वैल्यू। कैलकुलेटर से लेकिन एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखिए, क्योंकि कभी कभार होता है, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास समय ज़्यादा ही लग जाएगा, वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको लेकिन एक बार कैलकुलेट करिएगा कैलकुलेटर से, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे क्या करना है, एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं जाएगी। सिग्मा जेड ये हुआ आपका, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने बोला था 4 टाइम्स होगा, ये एक के द्वारा हुआ, एक लोड के द्वारा, ठीक है। अब टोटल जो हमारा होगा, टोटल बोल सकते हैं या वर्टिकल स्ट्रेस बोलेंगे, VERT वर्टिकल स्ट्रेस, सिग्मा जेड टोटल लिख दो ऐसा, इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा जेड, है ना। तो 4 × 13.82 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 55.28 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ, मैं पता नहीं क्यों क्या आदत है, बट ये 55 है ना, मेन है आप लोगों को बस समझ में आए, है ना, कोशिश मेरी ये रहती। तो ये था हमारा पूरा प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम 2 बार रिपीट हो चुका है, वैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो क्या पता आ ना जाए, बट ठीक है, पता होना चाहिए क्या, क्यू पता होना चाहिए, क्यू देखो फॉर्मूला तो हमें यही लगाना है बस हमेशा, सिग्मा जेड वाला सिंपली। अब इसमें हमें वो देखना रहता है कि जो भी हमें टर्म्स पुट करने वो देखना है। क्यू हमने देखा 4 था, तो ये मतलब ये क्यू हो गया, ठीक है। जेड तो हमें दिया ही था, आर हमने थोड़ा यहाँ से अलग टाइप का दिया, तो आर हमने
यहाँ से ऐसा कैलकुलेट किया, बस फिर फार्मूला वही लगाना है, सिंपल ये वाला फार्मूला लगना है बार बार। KW भी हमारा याद रख, KB भी याद रखिए आप, ठीक है। और फिर इसको हम पुट कर देंगे वैल्यूज़ और आंसर आ गया। देखिए मैं यहाँ पे लिखने का काम नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा सा, बट वहाँ पे आप लिख सकते हैं Q या ये सब ऐसे लिखते हैं ना, फ्रॉम बॉसियस इक्वेशन, ठीक है। और फिर ये इन्फ्लुएंस फैक्टर, बॉसियस इन्फ्लुएंस फैक्टर ये है, ये सब वहाँ बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा और सिस्टमेटिकली करके आइएगा। अब मेरी बात तो छोड़िए, ठीक है। ये हुआ अपना दूसरा। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ा सा, है ना। ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, मज़ा आएगी आप क्वेश्चन में करने में, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2024 का है ये क्वेश्चन। क्या करना है भाई, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस बिलो द सेंटर ऑफ फुटिंग एट अ डेप्थ ऑफ 11 मीटर ड्यू टू अ लोड ऑफ 1.5 न्यूटन पर mm² over the footing area of this use Boschinger's point load equation and use Westergaard equation। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने सीधे ही बोल दिया है Boschinger's point load equation, ठीक है। पॉइंट लोड इक्वेशन, अब आप थोड़ा समझेंगे। पॉइंट लोड इक्वेशन यानी कि वही वाली इक्वेशन है, कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, क्या कैसा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे है अप्रैल 2024 का है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अप्रैल 2024 का है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कैलकुलेट इंटेंसिटी, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमको क्या देखना है, हमने बोला ना वही फार्मूला लगना है, बट पता होना चाहिए क्या क्या गिवन है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो आपको देखो यहाँ पे दिया है डेप्थ दी है, Z आपको गिवन है आराम से 11 ड्यू टू अ लोड ऑफ दिस, लोड इतना दिया है, ये क्यों नहीं होगा, याद रखिएगा पूरा लोड नहीं होगा, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा, क्यों क्या होगा हम बताते हैं अभी आपको। ओवर द फुटिंग एरिया ऑफ दिस, ठीक है, इस पूरे एरिया में लग रहा है। अगर मान लीजिए 1.5 न्यूटन पर mm² लग रहा है, ठीक है, 1 mm, तो इस पूरे एरिया में हम निकाल सकते हैं ना। क्यू को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, क्यू कैसा हम कहना चाह रहे हैं। क्यू यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा, क्यू जो है आपका 1.5 इंटू 3.1 इंटू, सॉरी कहाँ गया ये, 3.1 मीटर इंटू में 6.2 मीटर, समझ रहे हैं आप। मतलब कि देखो पहले तो थोड़ा सा ये देखो 1 न्यूटन पर mm² है ये, ठीक है। इसको हम पहले कन्वर्ट कर लें, वैसे है ना, कन्वर्ट नहीं किया हमने। 1.5 न्यूटन इंटू हो जाएगा ये, सॉरी 1.5 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये अब हमने कन्वर्ट कर लिया पहले। ये वैल्यू मतलब इतना न्यूटन ऑफ फोर्स हमारे कितना है, 1 मीटर बाय 1 मीटर में लग रहा होगा, 1 मीटर 1 मीटर में इतना हमारा क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, ठीक है। ये हमारा प्रेशर 1 मीटर में इतना लग रहा है, ठीक है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 1.5 इंटू 10⁶ लग रहा है। तो इतने एरिया में कितना लगेगा, कितना है हमारा एरिया, 3.1 इंटू 6.2 में कितना लगेगा, यही वाली बात है ना। तो 1 मीटर में अगर इतना लग रहा है तो इतने एरिया में कितना लगेगा भाई, इंटू कर दो सिंपली, तो मैंने इंटू ही किया है, 1.5 इंटू 10⁶ इंटू में कर दो 3.1 इंटू 6.2, यही किया यहाँ पे। बस मैंने सॉरी ये वैल्यूज़ चेंज नहीं करी थी, ये हो जाएगा दिस, हाँ, न्यूटन पर mm² है, ठीक है। ये हमारा लोड लगेगा, ठीक है, लोड इंटू में एरिया, एरिया हमारा इतना है 3.1 मीटर इंटू 6.2 मीटर, तो ये हमारा आ जाएगा Q। ध्यान से रखिएगा, ठीक है, यहाँ से हमारा ये Q आएगा। Q थोड़ा सा अलग भी जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, बट ऐसे हमारा यहाँ पे Q निकलेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, कुछ आएगी 28830 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आ गई आपकी Q की वैल्यू। Q समझ में आया आपको, ठीक है। मतलब एरिया हमें इतने एरिया में दिया था, 1 मीटर स्क्वायर में हमें इतना न्यूटन लग रहा था, फोर्स इतना न्यूटन था, तो इतने में कितना लगेगा, तो वो हमने निकाल दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा Q। अब हमारा बात है कि हमारा Z हमें पता है,
z क्या दिया है हमको, z क्या दिया है यहाँ पे, इट इज़ 11, ठीक है। अब हमें बॉशिंग्स थ्योरी मतलब बी थ्योरी से हमें निकालना है और हमारा फिर वेस्टरगार्ड से, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और, ठीक है, ये तो हमने निकाला आर की बात, आर में ही थोड़ा सा झंझट होता है, तो आप क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसे एकदम से तो नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आया था सही बताऊँ, मैं क्वेश्चन एक दो बार देखा पढ़ा फिर मेरे को पता चला। यूज़ बॉशिंग्स पॉइंट लोड इक्वेशन, ठीक है, वेस्टरगार्ड। अब यहाँ पे आर की कोई बात ही नहीं करी, आप देखो, है ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कहाँ से आर आप निकालोगे बताओ, आर कुछ दिया है यहाँ पे, पहले तो हम ये दिमाग लगाए हाँ यार आर तो कहीं नहीं दिया, ये तो एरिया था, ये फुटिंग का एरिया था, ठीक है, इतने एरिया पे लोड ही लोड लग रहा था, डेप्थ ही है, आर तो हमें दिया नहीं है, तो आर नहीं दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे आर 0 ही है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोलते हैं स्ट्रेस बिलो दी सेंटर ऑफ फुटिंग, फुटिंग जस्ट नीचे स्ट्रेस हमें सेंटर पे निकालना है, बात वही हो गई, तो आर 0 हो जाएगा, कोई हॉरिजॉन्टल हमारा है नहीं, तो आर हमारा क्या हो जाएगा 0। तो दोनों इक्वेशन में हमारा हो जाएगा आर 0 है ना, दोनों इक्वेशन में हम यूज़ करेंगे तो आर को 0 ही पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर हमारा 0 है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हमने लिख ली, क्यू बी जेड बी आर बी। पहला अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू के बी अपॉन के बी इंटू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। के बी देख लो भाई, के बी से पहले आर बाय जेड देखो, आर बाय जेड क्या है भाई 0 है, तो आर 0 है तो आर बाय जेड 0, तो के बी हमारा क्या हो जाएगा 2/3 पाई 1 प्लस आर अपॉन जेड स्क्वायर, ये होता है 5/2, ठीक है, के बी ये होता है। इसी में हमें क्या कर देना है 0 पुट करना है, तो 3 पाई ये आपका इतनी हो जाएगा, ठीक है, 2/3 पाई हो जाएगा, है ना, समझ रहे होंगे, ये ऐसा 1 प्लस 0 5/2, तो ये 2/3 पाई हो गया, ठीक है, सिंपली। के बी हमारा 2/3 पाई। अब फॉर्मूले बस पुट कर दो चीज़ों को, तो सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू के बी है 2/3 पाई क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। क्यू हमारा क्या है, क्यू है 28830 किलो न्यूटन, जेड हमारा क्या है 11 है, 11 स्क्वायर मीटर, ये हो गया, अरे मीटर अंदर होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा सिग्मा जेड, ठीक है। आंसर हमारा इसमें से आ जाएगा, सिग्मा जेड क्या आ जाएगा हमारा 113.7629 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमारा सिग्मा जेड आ गया, ठीक है, ये सिग्मा जेड आ गया हमारा। ऐसी ये हमने किस, अच्छा यहाँ पे हमने लिखा नहीं, ये हमारे किसी थी भाई साहब बाय वही बी थ्योरी है, बॉशिंग्स थ्योरी, ठीक है, बाय बॉशिंग्स थ्योरी। अब यहाँ पे हम करेंगे तो आ जाएगा बाय वेस्टरगार्ड थ्योरी, ठीक है, ठीक है, वेस्टरगार्ड थ्योरी से करते हैं, तो देखते हैं कुछ नहीं था वहाँ पे, सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू आ गया था, है ना, के डब्ल्यू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, सेम फार्मूला, ठीक है। तो के डब्ल्यू क्या होता है, के डब्ल्यू ठीक है बताते हैं, आर बाय जेड तो 0 ही है ना, के डब्ल्यू निकाल लेते हैं, के डब्ल्यू क्या होता है पता होना चाहिए 1/पाई, जैसे मैंने बताया था, ये अगर आपको याद है, ये याद है तो हमने बोला था, ये शायद मैंने थोड़ा गलत लिख दिया क्या, नहीं, तो देखिए जल्दीबाजी में पता ही नहीं चला कहाँ गलती, 3/2 पाई है भैया, 3/2 पाई है, पिछले में तो मैंने गलतियाँ नहीं कर दी, मैंने बताया नहीं आपको, 2 मिनट में देखता हूँ क्या हो जाता है ऐसा मेरे साथ। ये देखो यहाँ पे भी मैंने वही गलती करी, 3/2 पाई है भाई साहब, 3/2 पाई है, 3 बाई याद रखिएगा, 3/2 पाई, 3/2 पाई, ओके, 3/2 पाई, 3/2 पाई है ये, 2/3 पाई नहीं है, 3/2 पाई, हर जगह ये सब देख लीजिएगा, मेरे को लगता है मैंने पहले वाले में भी यही करा दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। एक्चुअली अब ये रिकॉर्ड करता हूँ तो पता ही नहीं चलता गलती कहाँ, अगर लाइव चले तो आप लोग बता दीजिए, ठीक है। तो हाँ मैं वही चेक कर रहा था, यहाँ पे तो मैंने सही लिखाया था, पहले वाले में सही था, सॉरी, है ना, तो आपको दिख ही गया होगा, क्या मैं यहाँ पे लाइव कर रहा हूँ रिकॉर्ड तो मेरे को पता नहीं चलता, ठीक, छोड़िए, कोई बात नहीं, कहाँ थे, वापस रिकॉल करिए, वेस्टरगार्ड थ्योरी का फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है, इसमें 1/पाई इज इक्वल्स टू करते हैं 1 प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा हम कहाँ थे एक्चुअली, यहाँ थे हम, यहाँ से पकड़ में आया, ये 3 यहाँ पे जाता है ना, और 2 यहाँ अंदर घुस जाता है, ठीक है, 3 यहाँ जाता है, जैसे फॉर्मूला अगर हम आपको थोड़ा फॉर्मूला देख लो एक बार तो
हाँ याद आएगा, हाँ यही कर रहे थे, है ना, 3/2 पाई वही मैंने बोला, 3 यहाँ पे ऊपर जाएगा, 2 अंदर घुस जाएगा और ये हमारा KW आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिए, वही हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये KW हम निकालते हैं, आपको बताते हैं। KW आया, R/Z तो 0 ही है, तो ये हो जाएगा 1/पाई 1+1+0। ठीक है, ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ पे 2 × है, कोई बात नहीं, ये तो 1/पाई आएगा। KW 1/पाई है, बस कैलकुलेट कर दो। सिग्मा Z इज इक्वल्स टू KW मतलब कि 1/पाई। Q क्या है, Q है 28830 किलो न्यूटन अपॉन Z क्या है 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो आपका सिग्मा Z इससे कैलकुलेट कर जाएगा तो 75841.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन, तो सिंपल होगा थोड़ा सा, बस Q को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि पॉइंट लोड बोला है। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लोड बोला है इसलिए हम ऐसा लेके चल रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर था, आपको ध्यान हो तो हमने सेंटर पे बोला था। इस क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं है, मतलब ये ऐसा ही है, 3.1 और 6.2 यही है। ठीक है, बट क्योंकि हमें पॉइंट लोड की बात कर दिया तो हमने इसलिए पॉइंट लोड में ही उसने बोला यूज़ पॉइंट लोड इक्वेशन वगैरह, तो वही है। और R का भी कोई खेल ही नहीं दिया है, कुछ पता नहीं, तो ये ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत छोटा एरिया माना जाएगा। ठीक है, इस कारण से आप देख भी सकते हैं न्यूटन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये एरिया बहुत स्मॉल ही मान रहा है, इसलिए ऐसा है। ये मैंने बुक्स में मतलब देख के ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बता रहे हैं, तो वैसे ही है। ठीक है, तो ये 3/2 इस इतने एरिया पे कितना, हमने पहले Q निकाल लिया, कितना लगा वो Q निकाला, ये Q निकाल लिया, फिर Z निकाला, R तो 0 ही था, बस फॉर्मूला याद करो, ये फार्मूला होता है, पुट कर दो फार्मूला में चीज़ें। ठीक है, KB में क्या हो जाएगा, ये हो गया R/Z 0 है तो 0, और आंसर निकाल दिया। ऐसे वेस्टरगार्ड का फार्मूला हुआ तो बस KW की जगह KB की जगह KW हो जाएगा और ये फार्मूला में पुट कर दो। ठीक है, Q बस ध्यान से देखना था, Q ध्यान से देखना था, Q हमारा क्या होगा, ये होगा। ठीक है, एरिया इंटू इंटेंसिटी ऐसा कर दिया, तो ये आ गया हमारा Q लोड है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही चलते हैं। ये क्वेश्चन में ही ये बड़ा वाला फार्मूला थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, वो वाला रिवाइज कर लेना, है ना। कौन सा बड़ा फार्मूला मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली मेरे मन में वही चल रहा है, थोड़ा मेरे को कठिन भी लगा, बट ठीक है बता देते हैं। ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, चार्ट उनको देना चाहिए इसमें, बट उन्हें दिया नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों किया, या फिर वो कोई अदर वे से कराना चाह रहे हो, मेरे को नहीं पता। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, A rectangular foundation 4 meter into 3 size transmit a pressure of 15 kilonewton meter square to a soil underneath. Calculate the increase of vertical stress of 0.5 below the center of the foundation. Make use of Bosch's equation. ठीक है, Bosch's equation को हमें यूज़ करना है। मैंने इसको मतलब ये पिछले बार जैसे से भी हो सकता था, बट पता नहीं, मैंने सोल्यूशन बहुत बार इधर उधर देखे, बट कहीं भी वैसा सोल्यूशन नहीं दिया था, तो जैसा मेरे को मिला मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है देखिए, हम बताते हैं। ये हमारा है एक्चुअली 4 मीटर बाय 3 मीटर का ये फाउंडेशन है। ठीक है, अब इसमें प्रेशर लग रहा है इतने का। ठीक है, प्रेशर हमारा कितना लग रहा है, 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा वो है रेक्टेंगुलर फाउंडेशन। हम क्या करेंगे, अब ध्यान देखिएगा, हम एक छोटा सा ये पार्ट लेते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअली हमने पार्ट क्यों लिया, हमें सेंटर में निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है लोड, बोल रहा है ना। कैलकुलेट द इंक्रीज ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस पॉइंट। ठीक है, Z तो 0.5 है, बिलो द सेंटर ऑफ द फाउंडेशन, फाउंडेशन का सेंटर ये है। अब आप थोड़ा सा, मेरे को क्योंकि कन्फ्यूजन चल रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले केस में क्या था कि 3.1 था और कुछ यहाँ पे 6.2 जो भी था वो मीटर में था, है ना। जो लोड था, लोड का जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी इस हिसाब से, ना। यहाँ पे जो लोड लग रहा था एरिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा लोड था, इसलिए यहाँ पे हमने उसे पॉइंट लोड करके कंसिडर करके वैसा कर दी। नहीं तो हम यहाँ पे भी एरिया निकाल लेते। वहाँ पे हमने क्या किया था, एरिया निकाला, ये इन दोनों का मतलब इसका एरिया निकाला, और हमें पता था 1 मीटर स्क्वायर में इतना लग रहा है, तो वैसा कर दें। तो हम यहाँ पे भी तो ये कर ही सकते हैं, है ना। 1 मीटर स्क्वायर में
हमें दिख रहा है 1 मीटर स्क्वायर में यहाँ 15 किलो न्यूटन लग रहा है, ठीक है। और ये 3/4 फिर हमारे मतलब ये 3/3 × 4 12 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, जब 1 मीटर में इतना है तो 12 में कितना लगेगा, इस हिसाब से भी कर सकते थे। तो वही मैं बोल रहा था कि यहाँ से मतलब इसका 12 का भी करते थे, पर ऐसा हम नहीं करेंगे बिकॉज एरिया के कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है प्रेशर, है ना, जितना वहाँ पे लग रहा था, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा था, मतलब प्रेशर के कंपेरिजन में एरिया स्मॉल हो गया था, ऐसा मान सकते हैं। और मैंने काफ़ी उस दूसरे वे से भी सॉल्व किया पर आंसर मैच नहीं हो रहा था, इसलिए फिर यही याद है, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, इस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें निकालना है। हमने एक छोटा सा ऐसा रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। फिर याद करिए आप, वर्टिकल स्ट्रेस हम बता रहे थे, है ना, वर्टिकल स्ट्रेस एट अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगल, यूनिफॉर्मली लोडेड रेक्टेंगल, मतलब जब रेक्टेंगल में यूनिफॉर्म लोड लगता है, ठीक है, तब हमने वर्टिकल स्ट्रेस निकाला था। और वो वर्टिकल स्ट्रेस कहाँ निकलता है, कॉर्नर पे। तो सेम यहाँ कहानी नहीं हो रही क्या, एक रेक्टेंगल है जिसमें यूनिफॉर्म लोड लगा हुआ है, ठीक है, और ये कहाँ लगेगा, यहाँ पे लग रहा है हमारे कॉर्नर पे, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। इस रेक्टेंगल की विड्थ और मतलब लेंथ ब्रेड्थ देखें तो ये 2 मीटर हो जाएगी और ये 1.5 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इस ये मतलब ये निकालना चाह रहे हैं हम, कहाँ गया अपना ये वाला, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये लेंथ ब्रेड्थ वाला आप ध्यान दें। तो अब इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ना, इसके लिए बस ये सब वही पंचायत थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं। तो ये अब हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, हमें क्या पता था, सिग्मा z इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू, ठीक है। क्यू हमारी क्या होती थी, लोड इंटेंसिटी होती थी, याद रखिएगा, क्यू हमारी लोड इंटेंसिटी होती थी, जो कि क्या दी गई है यहाँ पे, दिस इज 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है, ये है, ठीक है। अब के को निकालना है, के को निकालने के लिए हम पहले एम एन ए और ये सब निकाल लेते हैं, फिर हम यूज़ करेंगे। तो एम हमारा क्या होता है, हमने बताया था, इसको आप ब्रेथ अपॉन जेड या लेंथ अपॉन जेड कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वैसे आपको, है ना, ब्रेथ ले लो, लेंथ ले लो, किस रेक्टेंगल की, इस रेक्टेंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ अपॉन जेड ले लेते हैं, मतलब लेंथ अपॉन डेप्थ, लेंथ है 2 और जेड हमारा कितना दिया है, जेड हमको दिया है, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, 2 मिनट रुकिए, जेड है 0.5 मीटर, ठीक है। तो जेड हमारा 0.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जेड जाएगा, तो जेड जाएगा तब 4, एम हमारा हो जाएगा कितना 4, ऐसी एन निकाल लें, एन हो जाएगा ब्रेथ अपॉन जेड, ठीक है। इस ट्राइंगल की बात करो, इस रेक्टेंगल की बात करें अभी अपन, है ना, इससे हम इस पॉइंट का निकाल सकते हैं ना, इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, ठीक है, फिर हम बताते हैं आपको क्या करना है। बी है, बी हमारा कितना है 1.5 × 0.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, एम एन आ गए हैं, ठीक है। के आपको थोड़ा याद होना पड़ेगा कि होता है 1/4 पाई 2mn √a अपॉन में a प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू में a प्लस 1 अपॉन a प्लस tan इनवर्स ऑफ 2mn √a अपॉन में a माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर। चिंता मत करिए, मैं अभी देख के ही लिख रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को भी खुद भी याद नहीं हो रहा है, और ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, बट क्यों आया मेरे को भी पता नहीं। तो ये हो गया, ठीक है, के हो गया, के के बाद बार हालांकि 1-2 बार लिखो तो याद हो जाती चीज़ें। तो ये हो गया 1/4, ठीक है, सॉरी ये अपना के है, ठीक है। अच्छा अभी ए भी तो बचा था, ए तो निकालो, ए अपना हो जाएगा यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना 10, 26 आ गया ये। अब बस आपको यहाँ कुछ नहीं वैसे पुट करना है, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर है हाथ में। 2 इंटू एम 4 है, एन 3 है, ठीक है। ए हमारा 26 हो गया, ए 26 है, एम का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बस वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए, अब मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ हालांकि। 26 प्लस 1 26, ठीक है, प्लस 10 इनवर्स अपॉन 2 एम एन, ठीक है, 2 एम एन मैंने 4 इंटू 3 √a यानी 26 है ना, 26 माइनस एम है हमारा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये
पुट कर दो भाई साहब, है ना, जैसे जैसे जिसे हम इन्फ्लुएंस फैक्टर बोलते हैं के को, है ना, ये के हम इन्फ्लुएंस फैक्टर, मैं क्या चीज़ें थोड़ा सा क्या है पढ़ाते तो आता नहीं, जितना है उतना बता पाता हूँ, ठीक है। के हमारा के हमारा इन्फ्लुएंस फैक्टर होता है, यही हम निकाल रहे थे, ठीक है। सो ये के इन्फ्लुएंस फैक्टर आएगा क्या, ये आप देख लो। इतना सब कुछ मशक्क़त के बाद कि अगर आप कैलकुलेट कर पाए तो आ पाएगा 2.247, ठीक है, 0.247। लेकिन ये सोल्यूशन आप देखिए, बिकॉज अभी एक और क्वेश्चन करेंगे अपन, बहुत इसी से मिलता जुलता, मज़ा आएगी इसमें। तो के आ गया है, क्यू हमारा है, अब तो स्ट्रेस निकल ही जाएगा, कुछ बचा ही नहीं, क्या है, सिग्मा जेड स्ट्रेस क्या हो जाएगा भाई साहब, के है 0.247, है ना, और इनटू में कर देंगे 15, ठीक है। एक बात और, ये हमारा यहाँ पे कुछ स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3.705, ठीक है, किलो न्यूटन में होगा, बिकॉज ये 15 किलो न्यूटन में है ना, किलो न्यूटन में है। तो ये हमारी सिग्मा जेड की वैल्यू तो ये आ गई, ओके। एक्चुअली हमने क्या किया, ये हमने एक हल्का सा पार्ट लिया उसका, है ना, और इस पॉइंट पे, कॉर्नर पॉइंट पे निकाल लिया। तो जैसे ये है ना, ऐसे ऊपर और यहाँ, मतलब ये वाला भी और ये वाला, मतलब इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, इक्वली 4 पार्ट डिवाइड्स में कर दिया मैंने, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसा किया, इसका हमने निकाल लिया, इसके द्वारा इस रेक्टेंगुलर एरिया के द्वारा इस पॉइंट पे जो आएगा लोड, वो हमने निकाला, ठीक है, वो हमने निकाल लिया, ये आया। अब इसके द्वारा भी होगा, इसके द्वारा भी होगा, इसके द्वारा भी होगा, और क्योंकि हमने इक्वली डिवाइड्स में पार्ट किया है तो इसके द्वारा भी सेम होगा, इसके द्वारा सबके द्वारा सेम होगा। मतलब जो सिग्मा जेड टोटल हम बोल सकते हैं ना, जो भी हमें वर्टिकल स्ट्रेस निकालना था, वो 4 टाइम्स हो जाएगा सिंगल का, 3.05 किलो न्यूटन पर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा पूरा आंसर होगा। आंसर भी हम बता देते हैं, आता है 17.82 किलो न्यूटन अपॉन मीटर, ठीक है, ये आ गया, ये आंसर आएगा 17.82। आंसर तो ठीक है, समझ में आना चाहिए क्या किया हमने, वो वर्टिकल वाला वो फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाया। पता है कैसे चले कि हमने लगाया, क्योंकि आप यहाँ से जब भी ऐसा दिखे ना, आपको बहुत कम ही स्ट्रेस दिख रहा है एक्चुअली, है ना, कम स्ट्रेस लगता था 15 किलो न्यूटन, तो इस तरह से करना है, ठीक है हमको। सो हमने यहाँ पे इस एरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, रेक्टेंगुलर वाला है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉर्नर पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, हमने ये यूज़ किया। फिर रेक्टेंगुलर कॉर्नर पे हमने निकाल लिया, फिर इसी के द्वारा 1 2 मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसके द्वारा भी सेम होगा, इसके द्वारा भी सेम ही टाइप के जाएंगे, और इसके द्वारा 4 टाइम्स हमने इनटू कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये वाला हो पाया है, ठीक है, इस तरह से हमारा ये निकल रहा है, ठीक है। कोशिश करिए, समझ में आए नहीं आए, बट ये वाला क्वेश्चन देखना ज़रूरी था। अगर आपने ये वाला हल्का सा देखा, आपको एक बताता हूँ मैं क्यों मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे टेबल होनी चाहिए बार बार, मैं आपको बताता हूँ। अपन ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन है, ये है नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है, बट क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, मतलब कुछ भी आ जाता है अब तो मैं बताता हूँ आपको क्या है। एन एल शेप्ड बिल्डिंग, देखो दिख भी नहीं रहा ध्यान से, एन एल शेप्ड बिल्डिंग इन प्लेन exert a pressure of 75 kilonewton per meter square on the soil. Use table given below to determine the vertical stress increment at a depth of 5 meter below the interior corner P, ठीक है, बिलो द इंटीरियर कॉर्नर P। इनने एल शेप दिया नहीं था, मैंने नेट वेट से कहीं से देखा, तो एल का जुगाड़ मैंने देखा, हाँ भाई एल ये है, ठीक है, एल हमारा ये है। अब आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना है, यहाँ पे वही स्ट्रेस निकालना है। बट स्ट्रेस तो हम निकालते ही आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में स्ट्रेस की ही यहाँ बात हो रही है। स्ट्रेस हमें निकालना है, पी पे हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है, पहली बात, ठीक है। अब ये हमारा एरिया है कुछ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो अब देखो एल है, ये शेप एल था एक्चुअली ना, ये शेप एल है, और यहाँ पी पे निकालना है। वही वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही हमने जो अभी पिछले केस में किया ना, कि हमने डिवाइड कर दिया था कॉर्नर पे, सेम काम यहाँ देखो आप, इसको हमने 3 रेक्टेंगल्स में ऐसा डिवाइड कर दिया, तो सबका देखो कॉर्नर आ जाएगा, इसका आ जाएगा ये कॉर्नर, इसका भी ये कॉर्नर, और इसका भी ये कॉर्नर। और कॉर्नर पे तो हम निकाल सकते हैं ना, कॉर्नर पे का तो हमने फॉर्मूला भी देखा कैसे हम कॉर्नर पे निकाल सकते हैं। सो इसका A1 का कॉर्नर पे निकालेंगे, A2 पे कॉर्नर द्वारा जो स्ट्रेस आएगा, और A3 के द्वारा जो स्ट्रेस आएगा,
तीनों को निकाल के ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, देखते हैं अपन कैसे हमें आगे ले जाना है इसको, है ना। तो अब मैं आपको बता दूँ टेबल कैसे यूज़ करना है ना। टेबल अगर आपको यूज़ करते आ गए तो कुछ बचा ही नहीं है आपका, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताऊँ मैं आपको, हाँ यहाँ से मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेस एट पी सोल्यूशन आप देखेंगे फॉर A1, या पहले मैं आपको समझा दूँ जो अपने बातें करी हैं वही बात मैं बोलूँ। स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस जेड क्या होगा, K1 इंटू क्यू प्लस K2 इंटू क्यू, सॉरी Q2 नहीं, K3 इंटू क्यू। देखो हमारी जो वो इक्वेशन थी सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू क्या था, K इंटू क्यू, यस वो एक ही के द्वारा था। अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे तीन आ गए एक्चुअली, 1 2 और 3 आ गए, 3 घुस गए। अब पहले एक ही रहता था, ठीक है, पहले एक ही रहता था बस, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आ गए तो तीनों का, अच्छा अब तीनों पे हमने लिखा तो K इंटू क्यू, K2 इंटू क्यू और K2 इंटू K3 इंटू क्यू, ठीक है। क्यू सेम रहेगा, ये याद रखिएगा क्यू, क्योंकि देख सकते हैं आप प्रेशर इतना ही एग्जर्ट हो रहा है, एल शेप की बिल्डिंग है ना, तो वहाँ पे इतना ही प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, तो क्यू हमारा तीनों में सेम रखा हमने इसलिए। बट K1 K2 K3 बदल जाएंगे, K1 K2 K3 बदल जाएंगे। तो फॉर्मूला अगर आपको याद हो वाला, हमने इतना बड़ा वाला वो फॉर्मूला याद किया था ना, इसमें MN निकालते थे वगैरह, तो हमें यहाँ पे MN निकालना पड़ेगा। देखते हैं हम K1 K2 और K3 हम आपको निकालना सिखाते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक तो वो फॉर्मूला था हमारे पास K का जो पूरा बड़ा सा भी हमने आपको बताया था, है ना, 2MN और रूट A और वगैरह वगैरह करके था, एक तो वो था K। यहाँ पे लेकिन टेबल दिए तो हम कैसे यूज़ करते हैं बताते हैं। देखो पहले देखिए हम फॉर एरिया A1 का एरिया देखिए, तो A1 का एरिया ये है हमारा, आप देख पा रहे हैं ना, ये एरिया A1 क्लियर नहीं दिख रहा क्या, ठीक है। अब इसका अगर हम देखें तो इसकी जो लेंथ है वो भी 10 है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी 10 है, मतलब दोनों क्या है 10 है। तो m अगर होगा, m हम अगर लेंथ बाय डेप्थ देखें, ठीक है, तो लेंथ हमारी 10 मीटर, डेप्थ हमारी 5 मीटर दी है, तो ये 5 लिख दो, ये हो जाएगा 5 इंटू 2, है ना, ये 2 हो गया। m क्या आया, 2 आया, m2 आया। अब n देखें, n क्या होगा, b बाय जेड, m हमारा b बाय जेड है, तो b बाय जेड में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 10 ही है ब्रेड्थ, A1 की अगर हम बात करें तो ये भी 10 है, तो ये भी 2 आ गया। अब देखिए, अब बताते हैं हम आपको, तो m अगर हमारे पास 2 है और n हमारे पास 2 है, ठीक है, तो टेबल आप ध्यान से देखो, टेबल क्या दी है, टेबल देखो आप, इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट मतलब वो इन्फ्लुएंस फैक्टर हमारा IN फॉर रेक्टेंगुलर, यहाँ पे IN दिया है, मैंने आपको K करके पढ़ाया है ना, K ये K ही दिया है, K मतलब यहाँ पे इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट K फॉर द रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है। अब देखो m और n हमारा क्या है, n हमारा क्या निकल के आया है 2 और m हमारा 2 आया है। ये n देखो, n पे जाओ, 2 कहाँ है, मेरा 2, ठीक है। अब हमने इसको पकड़ लिया, ये वाली रो हमारी पक्की, ये वाला कॉलम। अब रो देखना, तो m हमारा क्या है, वो भी 2 है, तो ये 2 चले गए। तो अब दोनों जहाँ टकरा रहे हो, मतलब ये यहाँ से हम यहाँ गए और ये ऊपर से ये वाला था, ये वाला मतलब ये जो वैल्यू है ये k की वैल्यू हमें दी, ठीक है। तो ये k की वैल्यू हमें दी है जो कि है 0.2325, ठीक है, 0.2325। तो ये हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई K1। समझ में आया कैसे MN की मदद से हमने इन्फ्लुएंस फैक्टर निकाला है, सिंपल है, ठीक है। हमने MN निकाला सिंपली, पहले MN तो निकालते आता है, लेंथ और ब्रेड्थ, एरिया 1 का देखो लेंथ क्या है ब्रेड्थ क्या है, वो हमने निकाला, Z से डिवाइड करा 2 MN 2 आया, तो यहाँ पे देखो ये 2 आया और फिर हमने यहाँ पे K1 यहाँ पे देख लिया, ठीक है। ये हो गया पहला K1 हमने निकाल लिया। ऐसे ही करेंगे हम एरिया 2 के लिए, इसमें भी क्या करेंगे m लेंथ बाय z, ठीक है। अब एरिया देखो क्या है भाई साहब, A2 ये है, तो ये है 15 इंटू 10, क्या है ये 15 इंटू 10 है, ठीक है, 15 बाय 10 का है, तो लेंथ हमारी 15 हो गई। अब ब्रेड्थ सॉरी z हमारा डेप्थ 5 है, तो ये हो जाएगा 3, n आ जाएगा b बाय जेड, ये हो जाएगा 10/5, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो अगर m हमारा 3 है
और n हमारा 2 है, ठीक है। m हमारा क्या है 3 है और n हमारा क्या है 2 है। तो k क्या होगा, बस वही टेबल पे घुसो और निकाल दो। याद रखिए m हमारा क्या है और n क्या है, m 3 और n 2 है। n हमारा 2 है, ये वाला यहीं पे आ गया, ठीक है। ये वाली मतलब हमारे, अब इसको देखना है हमको 2, ठीक है। ये हमारा, ये हमने फिक्स कर दिया है। और m हमारा 3 है, तो 3 आप देखेंगे यहाँ पे 3 दिया है। तो अब हमें ये वाला रो को देखना, तो ये वाला रो और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएँ, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गए, ये आ गया 0.2378। K2 आ गया हमारा 0.2378, ठीक है। ये आ गया K2, सॉरी मैं दिखा नहीं पाया, ये K2 हमारा यहाँ पे आया है। समझ में आया आपको कि यहाँ फॉर्मूले से नहीं टेबल से निकाला जा रहा है सिंपली, ठीक है। अब एक और देखते हैं, थर्ड क्या है यहाँ पे, तीसरा जो एरिया है उसका हम mn निकालते हैं और फिर देखते हैं k की वैल्यू। एरिया A3 इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू L/Z, ठीक है। यहाँ पे अगर m देखो आप, m अगर हम यहाँ पे देखो तो ये 20 एक्चुअली ना, 20 लेंथ इज 20 एंड डेप्थ इज 4 आ गया, ठीक है। n हमारा क्या है, n हमारा क्या है भाई, n यहाँ पे ब्रेथ इसकी 10 है, तो 10 बाय ब्रेथ बाय z, तो ये जगह 10/5 इज इक्वल्स टू 2। m हमारा 4 है और n हमारा 2 है, ठीक है। अब देखो गड़बड़ वाली बात नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा वो अपन को और चालाकी दे रहे हैं। m4 है, n2 है, n2 तो मिल गया, n तो 2 ही चल रहा है हर जगह, देखो 2 मिल गया, n तो 2 मिल गया। m4 देखो भाई, m4 दिख रहा है, ये 0.2 है, 0.4 है, 0.6, 8, 1, 2, 3 के बाद 5 दिया, 4 नहीं दिया। मतलब यहाँ पे भी वो फंसा रहे हैं आपको, कह रहे 4 तो अब दिया नहीं, अब कैसे करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा अगर हम अपना मैथमेटिक्स का ज्ञान लगाना पड़ेगा थोड़ा सा हमको, ठीक है। इंटरपोलेशन से आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर इंटरपोलेशन ही बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, कैसे हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे मैं देखो 4 नहीं दिया है, 4 हमें यहाँ पे नहीं दिया है, उसको हम कैसे निकालेंगे ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। इसको भी समझ लीजिए, आगे बहुत काम आएगा आपके। हमने पढ़ा भी है मैथमेटिक्स 3 में, बट ठीक है कोई बात नहीं। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, ये आपने मैथ्स में शायद पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन वगैरह में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है 2 पॉइंट फॉर्म का, बट यहीं से हम निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे अब हम बताते हैं आपको। देखो क्या करना है, इस फॉर्मूले को, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, और है ना। पहले देखो हमें 2 पे तो निकालना है, 2 पे तो हमें पता है, ठीक है। 2 पे n हमारा 2 है, m हमारा 4 है, 4 पे हमें यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है क्या है, ठीक है। हम देखते हैं 3 पे हमें पता है ये क्या है, 3 पे हमारा 0.278 ये है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो मतलब कि ऐसा है, 3 पे हमें क्या मिल रहा है, 3 पे हमें मिल रहा है 0.2378। छोटी सी मिस्टेक मैंने अभी पकड़ी, क्या बता, कोई बात नहीं। यहाँ पे अब देखो लाइव होता तो बता देते आप, पर देखा हूँ मैं पकड़ लिया, नहीं तो बहुत बड़ी गलती होती। यहाँ पे क्या देखना है, ब्रेथ जो मैंने यहाँ पे 10 ले ली ना, ये गलत किया। A3 कैलकुलेट कर रहे हैं, ब्रेथ क्या है 15 है एक्चुअली, 10 नहीं है, ध्यान से, है ना। ये आ गया हमारा 15, तो ये हो जाएगी 3 एक्चुअली। n हमारा 3 है, ठीक है। बस कोई बात नहीं, हम n3 पे जाएंगे, मतलब n2 की जगह नहीं, n3 पे जाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 3 पे, ठीक है। तो इस 3 के कॉलम पे गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ बीच का चाहिए, 4 पे चाहिए, है ना। तो इसका कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ऊपर नीचे का हम देखते हैं, XY कोऑर्डिनेट टाइप का हम बनाएंगे, ऊपर नीचे देखेंगे क्या मतलब ये है। यहाँ का तो ये 3 फिक्स है, ये पक्की वाली बात है, ये 3 हमारा ये फिक्स है, यहीं से कोई आएगी वैल्यू। पर हमें 0.4 चाहिए, 4 दिया नहीं है। 3 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या वैल्यू मिलेगी, अगर m अगर 3 होता तो ये मिलती वैल्यू हमको, क्या ये वाली वैल्यू मिलती, 0.2439 मिलती, ठीक है। तो अगर 3 होता, देखो ये गलती हो रही थी मुझसे, यहाँ पे बच गए। इफ़ इट वुड बी 3 तो हमें वैल्यू क्या मिलती 0.2439, 0.2439,
ठीक है, ये वैल्यू अगर हमें मिलती अगर 3। अब उसके बाद क्या देखना है हमको, ये देखना है नीचे वाला। फिर हमने नीचे वाला देखा तो ये 5 है, ठीक है 5, तो 5 के करस्पॉन्डिंग में अगर m5 है और n3 होता तो हमें क्या मिलती है 0.2461, 5 के करस्पॉन्डिंग में 0.2461, ठीक है। इसको मैं ऐसा क्यों लिखवाना चाह रहा हूँ आप ध्यान से दो। अब हमें किस पे चाहिए है, 4 पे चाहिए। 4 पे क्या वैल्यू होगी, ध्यान से मैंने इसको ऐसा क्यों किया, आप इसको करस्पॉन्डिंगली ऐसा देख सकते हो। मान लो ये हमें दिया है x1, y1, x2, y2, ठीक है, ये हमें दिया एक्चुअली x1, x2, और ये हमारा रिक्वायर्ड है x, y, ये पॉइंट है x, y। अब आप ऊपर के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं हमारे हिसाब से, है ना। तो ये काफ़ी बार यूज़ होगा यहाँ पे अपनी सिविल इंजीनियरिंग में, याद रखिएगा, इसको याद रखेंगे। यही तरीका, पहले तो ये फॉर्मूला याद रखो। कभी कोई ऐसी बी चीज़ की वैल्यू दे दी हो कि यार उसकी तो वैल्यू दी नहीं है, तो आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स में करना पड़ेगा। ऊपर वाला x1 ले लो y1, नीचे वाला मतलब ऊपर वाला x1 ले लो, नीचे वाला y1 ले लो, और इस हिसाब से आप कर सकते हो। इंटरचेंज भी कर देते तो कोई फ़र्क नहीं जाता मेरे हिसाब से, सेम ही आंसर आता है। मतलब इंटरचेंज यानी कि क्या, x1 जरूरी नहीं कि ये 3 ले लिया, x1 हम ये भी ले सकते थे, ये हो जाता है x1, ठीक है, ये y1, बट अगर ये x है, x1 है तो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये y2। सिंपली ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, थोड़ा सा यहाँ 4 हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये x1 कॉमन है, ये x2 y2 है, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखिएगा, बहुत बार यूज़ होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। y माइनस y1 क्या है ये देख लो, तो y1 ये है 0.2439 इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो y2 ये है 0.2461 माइनस y1 0.2439 अपॉन में x2 माइनस x1 है 5, x1 है 3, ठीक है, इनटू में x माइनस x1, x तो हमें पता है 4 पे हमें निकालना है ना, माइनस x1 हमारा क्या था 3, कुछ नहीं, वैल्यूज़ को करस्पॉन्डली करेंगे, पुट कर देंगे, आ जाएगा आराम से। और इसे आप थोड़ा वैसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई इक्वेशन दी होती ना, y = 2x² + 3 या कुछ भी दिया रहता है, XYZ इक्वेशन दी है, वैसे ही खेल है यहाँ पे। बस हमसे पूछ है भाई 4, x को 4 रखेंगे तो y क्या आएगा, है ना, ऐसे वाली बात है। अब यहाँ इक्वेशन तो हमें पता नहीं, तो हमने इक्वेशन निकाली पहले, इससे पॉइंट्स हमें दिए थे, पॉइंट से हमने इक्वेशन निकाली, पुट कर दिया। तो यहाँ से आप y अगर कैलकुलेट करेंगे तो y आपका जो कैलकुलेट करने पे आएगा वो आएगा 0.2446, ये आके आ गया आपका y। एक्चुअली कहने को तो ये y है, मतलब कि हमने क्या बता दिया, m अगर 4 होगा तो हमारा n की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो हो जाएगी 0.2446। y x में मैंने कंफ्यूज करा दिया हो तो आप इसको ऐसा भी ले सकते थे, मतलब, बट ठीक है, इसको m, n ले सकते हैं, m1, n1, ठीक है, m2, n2, कैसी भी समझ लीजिए, बस कोशिश करिए कि आप समझ जाएं। ऐसा भी हम ले सकते थे, कोई बात नहीं है, m1, n1 है, m2, n2 दिया है तो mn का क्या होगा, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला चेंज कर लो आप, है ना, यहाँ पे समझ रहे होंगे, है ना। तो ये हमारा n आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा वैसा जा रहा है, बट कोई बात नहीं, समझना पड़ेगा। m4 पे हमें लेकिन वैल्यू मिल गई, ये आई है हमारी वैल्यू, ठीक है, 0.2446। तो यहाँ पे जो हम निकाल रहे थे, तो K3 हमारा क्या हो जाएगा, K3 आ जाएगा 0.2446, ठीक है, ये हो जाएगा। वैसे मैंने कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया है, बट आप देखिएगा शायद आपके कैलकुलेटर में कुछ ऐसा दिया हो सॉल्व करने का, मेरे को नहीं मिला, तो ठीक है। K3 आया, K3 हमारा ये आ गया 0.2446। अब बस क्या करना है, K3 की थोड़ी कहानी लंबी खिंच गई, बट इंपॉर्टेंट थी, कभी भी कुछ भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। बाकी तो सरल था, अगर डायरेक्टली देगा तो हो जाएगा। अब K1, K2, K3 दिया, यहाँ पे K1, K2, K3 पुट कर दो, और Q हमें क्या दिया था, Q हमें दिया था ये 75 kN/m²। सॉल्व हो गया आंसर। सोल्यूशन ईजी था, बट उन्होंने यहाँ पे हल्की सी ट्रिक करा दी। टेबल आएगी तो सोल्यूशन मेरे हिसाब से ईजी है, नहीं तो आपको वो K वाला वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है ना। Kz = K1Q + K2Q + K3Q, Q को बाहर निकालो, ये Q को बाहर निकाल दिया हमने, 75 kN/m²।
K1 K2 और K3 की वैल्यू आप पुट कर देते हैं। K1 है 0.2325 प्लस K2 है 0.2378, K3 है 0.2446। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें तो आंसर जो आपका सिग्मा जेड आ जाएगा, बड़ी मशक्क़त के बाद आ रहा है आंसर हमारा 53.6175 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है आंसर। बड़ा ही लंबा समय लगा, बट सिंपल। मैं चाहता हूँ कि एक बार और रिवाइज़ करा दूँ। आप लोग भी बोलते होंगे कितना रिवाइज़ कराता है, बट मैं चाहता हूँ कि समझ में आ जाए बार बार, इसलिए मैं बताता रहता हूँ। सिग्मा जेड हमारा सिंपल इससे आता है, ये तो हमें पता था, रेक्टेंगुलर वाला। बट यहाँ पे क्या है, 3 रेक्टेंगल दिख रहे हैं। ठीक है, पी पॉइंट पे हमें निकालना था, 3 रेक्टेंगल थे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, सिग्मा जेड को यहाँ से 3 बार लिख दिया है। क्यू हमारा सेम रहता है, याद रखिएगा, क्यू तो सेम रहेगा, बट हमारा जो चेंज हो गया वो क्या हो गया, के। एरिया 1 का के हो गया, एरिया 2 का के 2 हो गया, एरिया 3 का के 3 हो गया। एम एन हमने फिर निकाला, एरिया 1 के लिए एम एन निकालो। एम एन तो वैसे भी हम निकालते थे, एम एन निकाला। अब यहाँ पे उन्हें टेबल दी है, तो एम एन हमने निकाल लिया, लेंथ जेड और इससे एम एन तो हमने निकाला, क्योंकि टेबल दिए तो हमने आराम से यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अगर टेबल नहीं देता है, वैसे वो नहीं एक्चुअली, इसलिए देखा, इसलिए इस क्वेश्चन में टेबल दिए। पिछला जो क्वेश्चन हम देखे थे उसमें टेबल नहीं दी थी, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ठीक है, टेबल नहीं दिए तो फिर वो फार्मूला आप लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो मैं बोल रहा हूँ, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसमें एम एन तो आप निकाल ही चुके हैं, ए और निकाल लीजिएगा एम एन स्क्वायर करके, फिर के यहाँ से आ जाता, तो वो K1 फिर ऐसे निकलता है। बट यहाँ टेबल दी है तो सिंपली हमने टेबल से, आपने देखा कि हमने टेबल से ये निकाल लिया K1 K2। ठीक है, K1 K2, K3 के लिए मशक्क़त हल्की सी करनी पड़ी, क्योंकि M4 नहीं दिया था। ठीक है, M4 नहीं दिया था, तो इसलिए फिर हमने क्या किया है, M4 अगर हमको नहीं दिया था तो हमने ये वाला, ये फार्मूला इंटरपोलेशन बोल सकते हैं या स्ट्रेट लाइन, ऐसा आप देख सकते हैं। 3 पे देखो, ऐसा देख सकते हैं, M3 पे ये वैल्यू थी, M5 पे n की ये वैल्यू थी, तो M4 पे क्या वैल्यू होगी, इसलिए फार्मूला हमने लगाया। सिंपली इसको थोड़ा देख लीजिएगा, और इस हिसाब से हमारा कि अगर 3 आ जाता है फिर तो सोल्यूशन बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, आखिरी क्वेश्चन बचा है जहाँ तक मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अब हम आते हैं कौन सा है ये लास्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से, हाँ ये रहा। बट आप देख सकते हैं कितने वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि इनको तो एक बार देख ही लिया अब आपने, तो इनको तो रिवाइज़ कर लिया। अगर यही आता है तो अच्छी बात है, बन जाए। बाकी नए क्वेश्चंस का मैं कह नहीं सकता, बट कुछ नहीं, वेस्टरगार्ड इक्वेशन आप लिख के आ सकते हैं, और ये वो। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे 6th क्वेश्चन। ठीक है, ये है अप्रैल 2019, 6th क्वेश्चन। देखो भाई क्या बोल रहा है, अ वाटर टैंक इज सपोर्टेड बाय अ रिंग फाउंडेशन शोन इन फिगर। वाटर टैंक रिंग फाउंडेशन से, ठीक है, हैविंग आउटर डायमीटर 10, आउटर डायमीटर 10 दिया है, इनर डायमीटर 0.75 दिया है। द रिंग फाउंडेशन ट्रांसमिट यूनिफॉर्म लोड इंटेंसिटी ऑफ दिस, यूनिफॉर्म लोड इंटेंसिटी Q, यानी कि यूनिफॉर्म लोड इंटेंसिटी हमें दे दी है ये। कंप्यूटर वर्टिकल स्ट्रेस इंड्यूस एट अ डेप्थ ऑफ 4, Z दिया है 4, below the center of ring foundation, use Boschke's analysis and Westergaard analysis, taking equal to 0। थोड़ा ध्यान से अगर हम देखें तो ये एक्चुअली एक रिंग है हमारी, रिंग क्या है, ये रिंग है। अब कहीं ना कहीं आप रिकॉल करिए, हमने वर्टिकल स्ट्रेस फॉर सर्कल पढ़ा था। ठीक है, सर्कल का पढ़ा था। अब आप बोलेंगे सर्कल का पढ़ता, रिंग का तो नहीं पढ़ा था, बट यहाँ पे हम कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन कह रहे हैं इस पॉइंट पे हमें लगाना है, इस सेंटर पे हमें क्या निकालना है, वर्टिकल स्ट्रेस, और डेप्थ किसी 4 मीटर डेप्थ है। मतलब समझिए, आप विजुलाइज कर सकते हैं, ऐसे मान लो कुछ ऐसे दबा रहे होंगे हम, तो प्रेशर तो लग रहा होगा, और हम सॉइल की कितनी डेप्थ तक जा रहे हैं, 4 मीटर की डेप्थ तक, तो वहाँ पे हमें स्ट्रेस निकालना है। तो ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बार बार, वो ये है, वर्टिकल प्रेशर अंडर अ सर्कुलर लोड। ठीक है, हमें सर्कुलर लोड के द्वारा तो पता है। ठीक है, बॉशनी, और वैसे ही हमने बोल दिया बॉशनीगस और वेस्टरगार्ड दोनों लगाने हैं हमको, देखते हैं हम दोनों लगाएंगे। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिए। ठीक है, इस फार्मूले से हम करते हैं काम, कैसे निकालेंगे बताते हैं आपको। क्वेश्चन 6, ठीक है, सेकेंड पार्ट। देखिए, हमें सेंटर पे निकालना है, रिंग है। अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ सकते हैं।
अगर हमें पूरा सर्कल दिया रहता तो हम सेंटर पे निकाल देते, ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। पूरा सर्कल दिया रहता मतलब पूरी फुल भरी थी, ठीक है, तो हम सेंटर पे यहाँ पे निकाल लेते, वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला से आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा जेड फॉर्मूला हमारे पास है, उससे आ जाएगा। देखिए एक ही सर्कल, एक और सर्कल है छोटा सा, ठीक है, मान लीजिए एक और छोटा सा सर्कल है, उसके सेंटर में भी हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला यूज़ करके, है ना। फॉर्मूला हमारा वही वाला, ये इसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। तो सेंटर पे हमारा वही वर्टिकल स्ट्रेस दोनों पे आ जाएगा, ठीक है। पर अब बात क्या है, अगर मान लीजिए मैं इतने ही पार्ट को, ये जितना पार्ट है इसे रिमूव कर दूँ, मतलब ये वाला पार्ट है इसमें से रिमूव कर दूँ, ऊपर वाले में से इतना है, ये वाला छोटा वाला पार्ट रिमूव कर दूँ, तो हमारी रिंग बन जाएगी ना, ऐसी रिंग, ये हो गई हमारी रिंग। तो कहने का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं बार बार, स्ट्रेस हम बड़े वाले का निकाल लेंगे, या बोलो आउटर का हम निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर हम इनर वाले का निकाल लेंगे, इनर रिंग का। आउटर रिंग का मतलब आउटर सर्कल का और इनर सर्कल का निकाल लेंगे, और आउटर माइनस इनर कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब ये बड़ा सर्कल रहेगा हमारा, इससे हम छोटे सर्कल का जो स्ट्रेस है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिंग का आ जाएगा, रिंग का आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हम दोनों मतलब दोनों वे से हमें सॉल्व करना है, बोस्चियस और वेस्टरगार्ड दोनों से हम ऐसे ही करते हैं। सो पहला देखते हैं बोश एनालिसिस से, ठीक है। अब इससे एनालिसिस इससे देखते हैं, तो इसमें जो फॉर्मूला पहले हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/1 प्लस आर स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में क्यू। लंबे चौड़े थोड़े फॉर्मूले हैं बट याद तो रखना पड़ेगा। 1 माइनस 1/1 प्लस आर स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू क्यू, ये हमारा सिग्मा जेड है, ठीक है। एक बार देख लो भाई, कहीं मैं गलती वलती ना कर दूँ, आजकल हो जाती हैं गलतियाँ। 1 माइनस 1/r प्लस स्क्वायर, ठीक है, सही लिखा है मैंने। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे सिग्मा जेड। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो ठीक है, पहले हम ऐसा लिखेंगे, सिग्मा जो जेड होगा हमारा वो होगा सिग्मा जेड ऑफ आउटर, मतलब आउटर सर्कल माइनस इनर, ठीक है। सिग्मा जेड जो मतलब हाँ, जो सिग्मा जेड हमारा रिंग का आएगा, ऐसे रिंग लिखना चाहिए मेरे को, रिंग का जो आएगा वो आउटर ऑफ सिग्मा और इनर। आउटर सिग्मा मतलब कि कुछ नहीं है, आउटर का कैसे निकलेंगे, आउटर के में जब मैं आउटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आउटर रिंग की बात कर रहे हैं, उसमें हमारा r/z क्या होगा, आउटर रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। आउटर रिंग यानी ये वाला, ठीक है। इसमें हमें जो दिया है मेरे हिसाब से 5 दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं 10 दी है हमारी आउटर रिंग की है, ये देखो 10 दिया है हमारा ये डायमीटर, तो रेडियस r हो गया 5, तो ये 5/z। डेप्थ क्या है, डेप्थ देख लेते हैं हम, डेप्थ यहाँ पे हमें दिख रहा है 4 मीटर है डेप्थ, ठीक है, तो यहाँ पे 4 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है, 5/4 हो गया, ठीक है, मतलब 1.2, 5/4 आउटर के लिए, ठीक है, r/z। और ऐसे ही इनर के लिए अगर हम देखेंगे, फॉर इनर सर्कल r/z क्या होगा, ये वाला छोटा वाला रिंग है, ये हमें क्या दिया है, इसका जो डायमीटर है छोटे वाले का 7.5 है, तो रेडियस क्या होगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 3.75, तो 3.75/4, डेप्थ तो 4 है, तो ये हमारा कुछ आएगा 0.9375, ठीक है। ये समझ में आया आपको, ठीक है। ये हमारा r/z दोनों के निकाल लिए। एंड अच्छा Q क्या है हमारा, Q हमें क्या गिवन है, व्हाट इज़ द लोड इंटेंसिटी गिवन हियर इज़ 160 किलो न्यूटन, यस 160 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा Q है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा जेड को, तो सिग्मा जेड ऑफ रिंग, ठीक है, रिंग का क्या होगा, सिग्मा आउटर क्या होगा 160, ठीक है, 160 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आउटर के लिए r/z क्या है हमारा 1.2 है, 1.2
का होल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, माइनस ये आउटर का हमने निकाला। एक्चुअली समझ रहे ना, मतलब फॉर्मूला तो हम ऊपर का यही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे सर्कल के लिए होता है। तो आउटर सर्कल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया हमने, ये वाला फॉर्मूला, उसमें r/z क्या है, यही है, ठीक है। तो ये हमने r/z बस पुट कर दिया और वो फॉर्मूला पूरा पुट किया। अब इनर के लिए क्या है, देखो इनर के लिए भी यही पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 1 - 1 1 प्लस r/z का क्या है भाई रेशो, वो है 0.9375 स्क्वायर, ठीक है। और इसकी क्या है, कुछ गलत लिख दिया मैंने, देखो कुछ गलत कर दिया, ये है एक्चुअली, ये यहाँ पे ये पावर ये है, इसलिए 2 ब्रैकेट आएंगे, एक यहाँ पे भी एक ऐसा ब्रैकेट, ठीक है। इसकी पावर है 3/2, है ना, और ये होल में इनटू है किससे, 160 से, ये क्यू 160 किलो न्यूटन पर दिस। समझ पाए ना आप, हम पूरा रिंग का जो निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं, आउटर का किया, कि आउटर का यही फॉर्मूला तो वो है, क्योंकि हमारा सर्कल के लिए, तो ये सर्कल आउटर सर्कल के लिए लिखा, इनर सर्कल के लिए लिखा, बट चेंज क्या है दोनों में, बस सिंपली अगर हम देखें तो ये r/z का ही तो चेंज है ना, तो r/z हमने यहाँ से बदल दिए। सॉल्विंग तो मैं नहीं करा रहा हूँ, बट मैं बोलूँगा आपसे, क्योंकि यहाँ वीडियो लंबा चल जाएगा इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, सही बताऊँ। और फिर अगर आंसर मैच नहीं करता तो और दिक्कत, तो वैल्यूज़ पुट करिए, आंसर आप निकाल लेंगे, ठीक है। आंसर जो आप निकालेंगे इसका आएगा 10541, ठीक है, माइनस में करेंगे 82.29 इक्वल्स टू आ जाएगा 231 बोल रहा हूँ 23.12 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। सॉल्विंग आप कर लीजिएगा इस तरह से। ये हमारा आ गया बोल्ट्जमैन इक्वेशन से, इस रिंग वाले का जो हम देख रहे थे, सेंटर पे वर्टिकल स्ट्रेस आया हमारा, ठीक है। फॉर्मूला तो यही याद करना, बस इसको याद रखो, फॉर्मूला हमने यही अप्लाई किया है, एक बार आउटर के लिए निकाला, एक बार इनर के लिए निकाला, ठीक है, और आउटर में से इनर को माइनस कर दिया, है ना, आउटर में हमने इनर का माइनस किया, सिंपल। तो ये आ गया बोल्ट्जमैन। अब सेकेंड देखते हैं वेस्टरगार्ड से, वेस्टरगार्ड्स, ठीक है। अब इसमें देखते हैं वेस्टरगार्ड एनालिसिस, क्या पता स्पेलिंग क्या ऐसा क्या लिख रहा हूँ मैं अभी। वेस्टरगार्ड देखते हैं, ठीक है, वेस्टरगार्ड, हाँ ठीक है, वेस्टरगार्ड्स थ्योरी, चलो वेस्टरगार्ड्स थ्योरी है। अब यहाँ पे हमें इसमें भी देखना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा z इज इक्वल्स टू 1 - 1/1 प्लस r² का पावर हाफ, इंटू में 2 है यहाँ पे, है ना, 2 है, सॉरी मैं बताया ना, भूल, 2 है यहाँ पे, है ना, इंटू क्यू नहीं है, एक बार चेक कर लो, नहीं तो गलत ना पढ़ा दूँ, ये है, ठीक है। 1 - 1/1 प्लस 2r² z की पावर हाफ, ठीक है। थोड़ा सा ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हुआ ना हो, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब बस इसमें भी वही काम करना है, क्या, रिंग का निकालेंगे, आउटर माइनस इनर कर देंगे, ठीक है। तो आउटर के लिए पहले हम r/z देख लें, क्या है आउटर के लिए r/z क्या है, अच्छा आउटर के लिए r/z क्या, वो तो सेम ही यूज़ होगा, है ना, 1.2 यही सब हो जाएगा, 5/4 आउटर के लिए 1/2, ठीक है, आउटर के लिए तो वही 1/2 हो जाएगा, और सिग्मा इनर के लिए वही यूज़ हो जाएगा। मतलब यहाँ तो कुछ चेंज ही नहीं, बस फॉर्मूला चेंजिंग है, बाकी तो सब वही है। ये आपका कुछ आया था 3.75 × 4 इज इक्वल्स टू 0.9375, ठीक है, ये आ गया आर और इनर, आउटर का और इनर का, ठीक है। तो बस हमें लिखना है सिग्मा ऑफ रिंग क्या होगा, इज इक्वल्स टू सिग्मा आउटर माइनस सिग्मा इनर, मतलब स्ट्रेस एट आउटर सर्कल, है ना, स्ट्रेस ऑफ इनर सर्कल। फॉर्मूला में लिखते हैं 1 - 1/1 प्लस 2 r/z का है, तो ये आएगा 1.2 का होल का स्क्वायर की पावर हाफ, इंटू क्यू है 160 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हमारा आउटर का, माइनस इनर के लिए अगर हम लिखेंगे स्ट्रेस तो क्या होगा, 1 - 1/1 प्लस 2 इंटू ये 0.93 होगा, इनर के लिए 0.9375 की पावर कितनी है, हाफ इंटू 160 किलो न्यूटन, ये आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 18.22 आएगा और ये आएगा 63.65, आंसर आपका अल्टीमेटली आएगा 17.57 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैलकुलेशन की दिक्कत मत करिए, वहाँ पे अगर गलत भी जाता है तो ऐसा कुछ नहीं, मार्क्स आपको मेरे हिसाब से तो पूरे मिलने चाहिए।
ठीक है, कैलकुलेशन में तो हो ही जाता है, बट कोई बात नहीं, कोशिश प्रयास करेंगे। तो ये यहाँ पे इसका कर लिया, वेस्टरगार्ड में कुछ नहीं था, वेस्टरगार्ड की बस इक्वेशन लगाई, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही था भाई। हमने आउटर का निकाला, स्ट्रेस जो सेंटर पे लग रहा होगा, फिर हमने जो अंदर वाला सर्कल था, ठीक है, उसका सेंटर पे निकाला और माइनस कर दिया, ठीक है, वो ये रिंग का फिर हमारा आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये हमारा यहाँ पे ये था, ठीक है। तो बहुत से लोग, ठीक है, तो यहाँ पे ये था, है ना, एक्चुअली हमारा ये अब यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड चलिए बताते हैं अब हम आपको। तो बस यहाँ पे अब हमने पूरा आपको बता दिया है, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा, एक दो बार रिवाइज़ करेगा, क्योंकि इससे पक्का एक क्वेश्चन आएगा। बिकॉज सिलेबस में मैंने देखा है कि शायद थोड़ा चेंज हो गया है सिलेबस, पहले ज़्यादा था जहाँ तक मॉड्यूल 3 में, बट जहाँ तक अब थोड़ा कम हो गया है ना, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये सब टॉपिक्स थे उसमें मैंने देखा था, तो इससे पक्का ही एक न्यूमेरिकल तो पक्का है, बट ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला वगैरह आप देख लीजिएगा। और कुछ भी अगर आपको चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा, है ना। देखिए यहाँ पे आंसर दिख रहा होगा आपको, हाँ। तो जो भी हो पाएगा तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। थैंक यू, अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। अब अगर एक रात पहले अगर आप पढ़ें तो फॉर्मूला एकदम सुबह तो रिवाइज़ कर ही लीजिएगा। एंड चलिए ठीक है, हम अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, टाटा बाय बाय, ओके।